9 ग्रह हमारे मेन होते हैं। मुझे अपने अच्छे ग्रह जानने हैं, तो मैं कैसे जानूं सर? न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। हम इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने इंडिया का न्यूमरस को बनाया है। चंद्रमा एक राजा है, उन्हें ये कहा जाता है कि आपका स्वरूप रानी जैसा है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि केतु जिसके साथ में बैठ जाए उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। शनि के साथ में बैठ जाए तो बेरोजगार, सन्यासी योग, प्रोफेशन को खत्म कर देता है। इसका भी मूलांक 1 है, जिनके भी मूलांक 2 हैं। दोनों के अंदर राजा के गुण हैं। सूर्य जो कि इम्यूनिटी का कारक है, तो राहु उनको ग्रहण लगा देता है। ऐसे लोगों का पेट खराब हो जाएगा। पूर्वांक और भाग्यांक 2 और 7 है। ऐसे लोगों को हमेशा कोई न कोई मानसिक परेशानी लगी रहती है। जिसकी कुंडली में सूर्य शुक्र शनि बैठ जाए, ऐसे जातक को अपनी लाइफ में एक बार स्त्री की वजह से लाइफ में बदनामी मिलने के योग हो जाते हैं। उनका कोई भी ग्रह खराब होने वाला है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे? पूरा का पूरा घर जल रहा है तो मतलब सूर्य ग्रह खराब है, और घर के अंदर तंदूर जल रहा है तो मंगल। किसी भी जातक की कुंडली में 4, 6, 8, 12 भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो जातक हेल्थ से बाहर नहीं आ पाता है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य शनि का योग बन जाता है, उनकी कुंडली में उनके बाल उड़ जाते हैं। जिसकी भी कुंडली में 6-7 नंबर नहीं हो, उनको स्किन की प्रॉब्लम होने के योग हो जाते हैं। खराब होने से पहले, ये समय सही होने से पहले हमें कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स होंगी, वो रोने लग जाते हैं। और जो विष्णु जी जो सागर में लेटे हुए हैं, आपको पता है वो क्षीर सागर, वो दूध का सागर। गणेश जी से ऊपर भी एक देवता है जिसे कहते हैं महागणेश। जितना ये हमारा पैसा है सब कुबेर जी की तिजोरी में रखा हुआ है। एशिया के सबसे नंबर 1 अंबानी जी गणेश जी की सेवा में, उनसे आगे कोई नहीं रहता। उसमें क्या लिंक है? आचार्य लवभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जी, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सर, आज मैं बात करना चाहूँगा सितारों के ऊपर, क्योंकि इंसान के अगर सितारे ठीक हो ना तो वो खुद सितारा बन सकता है इस दुनिया में। मतलब मेरा तो ये मानना है इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें भी मतलब सितारे तो बहुत होते हैं। अगर हम सितारों को ग्रहों से जोड़ दें तो 9 ग्रह हमारे मेन होते हैं, जी जिसमें से मैं कहूँगा कोई 3 ग्रह तो ऐसे होते होंगे जो किसी के लिए अच्छे होते होंगे, किसी के लिए बुरे होते होंगे, किसी के लिए मीडियम रहते होंगे। जी तो अगर मुझे अपने अच्छे ग्रह जानने हैं और मुझे उस पर ही वर्क करना है कि भाई मुझे यही सितारा बनाएगा जो मैं स्टार बनना चाहता हूँ, जी तो मैं कैसे जानूँ सर? वाह। चलिए इसमें ना हम एक्चुअली कि अभी तक आज तक के इंडिया के इतिहास में जी हमने बात की कि लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को बताया, न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को सिर्फ ये बताया। लेकिन आज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। बिल्कुल। मैं आज आपके सामने 2 कुंडलियां यहाँ पे आपको शो करूंगा। ठीक एक है। मेरी खुद की और ओके। एक अमित शाह जी की। ठीक है सर। अमित शाह जी की जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है 22 अक्टूबर 1964, ओके। सुबह के 5:25 और मुंबई का जन्म जो हमें हमारे रिकॉर्ड में मिला है। ठीक है। दूसरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगा, जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1981, सुबह का 1:30 का मेरा जन्म है और श्री करणपुर में राजस्थान में। 15 अक्टूबर से अगर न्यूमरोलॉजी से छोड़ा जाए तो मतलब सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। ये अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। ओके। 10% से भी कम है, लेकिन इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी बातें की हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी। इसमें कभी मैं अलग से आपके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाऊंगा न्यूमरोलॉजी के ऊपर, डन है सर। जिसमें हमने बताया कि जो इंडिया का न्यूमरोस्कोप है ये बिल्कुल डिफरेंट है चाइना के लोशो ग्रिड से। जो चाइना का लोशो ग्रिड है वो इंडिया के लोगों पे लागू ही नहीं करता, क्योंकि जो चाइना का लोशो ग्रिड आप देखेंगे या चाइना का मैप आप देखेंगे, जो है तो बिल्कुल भारत के एडजॉइनिंग, लेकिन चाइना अपना हेड साउथ को मानता है ओके। और वो नॉर्थ को अपना अशुभ मानता है। क्योंकि आज तक चाइना के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए हैं, हमले हुए हैं, वो चाइना नॉर्थ की साइड से ही तो इसलिए वो उसको नेगेटिव मानता उसको है। वो नेगेटिव मानता है। और जो कि भारत के अंदर नॉर्थ की दिशा को शुभ सबसे- माना जाता है सबसे शुभ माना और साउथ की दिशा को अशुभ माना जाता है। अब देखिए हमें कहा जाता है कि साउथ की दिशा का घर नहीं लेना चाहिए, एंट्री नहीं लेनी चाहिए, साउथ की दिशा को अशुभ माना गया है। तो फिर आप बताइए कि कैसे वो लोशो ग्रिड हमारे पे लागू हो जाएगा। बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मतलब चेंज हो जाएगा, उलट पुलट हो गया है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री हाँ, ऊपर हो गया। इसलिए हम इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने इंडिया का मतलब न्यूमरस को बनाया है, ओके। जो पूरे भारत में लागू होता है। जिसमें मैंने अभी मेरी किताब भी आई है संख्याओं का चमत्कार, ओके। वो अमेजोन पे अवेलेबल है। और हमने ये कहा है कि इंडिया के जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पहली बात उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, ठीक है। अब मैं एक बात बताइए कि आप बातें तो एस्ट्रोलॉजी ग्रहों की करते हैं और एस्ट्रोलॉजी आपको आती नहीं है। मैं आपसे जनरली पूछना बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल। बातें तो आप ग्रहों की कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। सूर्य
थोड़ा सा मैं एक और हाँ, डिटेल में जानना चाहूंगा, जैसे सभी लोग कहते हैं कि सूर्य एक नंबर है। एक नंबर है और चंद्रमा, ये मैं पूछने वाला था, हाँ। मतलब ये भी चाइना से ही लिया हुआ है। हाँ ये भी चाइना से लिया हुआ, सूर्य चंद्रमा 2 नंबर है। हाँ, और वो कहते हैं कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। रानी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा युग हुआ जहाँ पे चंद्रमा ने एज ए रानी के रूप में जन्म लिया? किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं। चंद्रमा एक राजा है, लेकिन वो दिखने में इतने सुंदर हैं, आकर्षक हैं, मनमोहक हैं कि उन्हें ये कहा जाता है कि आपका स्वरूप रानी जैसा है। तो इसलिए उनको रानी बुलाया इसलिए जाता उनको रानी के है। समतुल्य सिर्फ कहा जाता है। एक नाम रख दिया गया एक नाम रख दिया, लेकिन चंद्रमा रानी थोड़ी ना है। चंद्रमा देखिए ना, दक्ष महाराज की 27 पुत्रियों की शादी महाराजा चंद्रमा से हुई थी। चंद्रमा जिन्हें सोम देवता कहा जाता है, जिन्हें जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे जो पहला बिल्कुल, ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल, सोमनाथ, जो बिल्कुल। वो चंद्रमा ग्रह देवता के द्वारा खुद स्थापित किया गया है। जो महाभारत हुआ था उसमें चंद्रमा जी अभिमन्यु के रूप में वहां पर आए। तो उन्होंने कोई भी ऐसा मुझे युग बता दीजिए या कोई भी रामायण महाभारत जहाँ पे चंद्रमा ने रानी के रूप में लिया जन्म लिया हो। पहले तो ये, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट है ना वो, और हम लोग भी अभी नए नए, पूरा इंडिया पूरा भारत न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट क्या लेकिन बोलते सर लोगों को रिजल्ट तो मिलता है सर, अगर 10% ही रोल है। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी का अगर हम पूरा देखें, मतलब एक पिता तो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें से ही न्यूमरोलॉजी निकला, उसमें से ही वास्तु आया है। लेकिन न्यूमरोलॉजी से लोगों को रिजल्ट तो मिल रहा है, चाहे वो 10% ही है। मैं आपको ये थोड़ी ना कहता हूँ कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पहले तो आपने ये अपनी बात कहने की कोशिश, समझने की कोशिश जी। करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र 10% ही है। अभी आपको मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का 10% ही है, ये भी मैं आपको इसको साबित करता हूँ। ठीक है। मतलब कि आपको मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी कितनी वाइड है, जिसे आप हम कितने लेवल तक, कहाँ तक इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना यूनिवर्स वाइड है, मैं तो उतना मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी उतनी वाइड है। उतनी ही वाइड है। और जबकि ये उसमें एक बात और बताता हूँ, जिसमें और आगे बात करता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें न्यूमरोलॉजी में इंडिया के जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि केतु ग्रह किसी का भी दुश्मन नहीं है। केतु ग्रह की 7 गर्दन नहीं है, और 7 नंबर किसी का भी दुश्मन नहीं है। और जबकि एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि केतु जिसके साथ में बैठ जाए उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगर बुध के साथ में बैठ जाए तो बुद्धि को खत्म कर देता है। शनि के साथ में बैठ जाए तो बेरोजगार, संन्यास योग, प्रोफेशन को खत्म कर देता है। शुक्र के साथ में बैठ जाए तो लग्जरी को खत्म कर देता है। चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो चंद्रमा केतु, यानी कि चंद्रमा को यदि को ग्रहण लगाने वाला कोई प्लेनेट है, केतु है। मतलब किसी के साथ में बैठ जाए, मंगल के साथ में बैठ जाए तो जातक के बार बार ऑपरेशन करवा देता है, चोटें लगवा देता है, जातक के बार बार एक्सीडेंट करवा देता है। में अलग डेफिनेशन हो गई और एस्ट्रोलॉजी में अलग डेफिनेशन है इसकी। ऐसा नहीं है, एक ही डेफिनेशन है। लेकिन वो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी को जानते नहीं हैं। न्यूमरोलॉजी लिखी किसने, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमरोलॉजी भारत के अंदर एक कीरो नाम के व्यक्ति है, बिल्कुल, जो इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब वो 1915 के तकरीबन भारत में आए। समझने तो आए थे एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनके पल्ले नहीं पड़ी। तो तब उनको उनके हाथ में लोशो ग्रिड लगा, जो चाइना में लिखा गया था, और वो मुंबई में 3 साल तक रहे। तो न्यूमरोलॉजी तो उनके, एस्ट्रोलॉजी पहले नहीं पढ़ी, तो उन्होंने जितना उन्होंने किसी ने उसको सिखाया, उस समय के विद्वान जो थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने सिखाया, तो उन्होंने लोशो ग्रिड से उसको मैच करके न्यूमरोलॉजी बना दी। और बेसिकली लोशो ग्रिड के अंदर न्यूमरोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे सब न्यूमरोलॉजी, उसके अंदर सिर्फ अंकों को एक बनाकर न्यूमर्स को बनाया गया था, लोशो ग्रिड बनाया था। ओके। लेकिन इन्होंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी और उनको मैच करके जितना उनके समझ में आया तो उन्होंने उतना उन्होंने बताया। लेकिन उस समय में जो भारतीय सनातन धर्म के जो ग्रंथ थे तकरीबन लुप्त हो चुके थे। तो उन्होंने जो भी कुछ लिखा तो वो आप सबके लिए क्या था, लोगों के लिए वहाँ पे हैरान करने वाला था। तो लोगों को लगा कि आप एआई के बारे में कितना जानते हैं? मैं जानता हूँ, नॉलेज है, मतलब नॉलेज है। 10-20%, 50% होगी। और मेरे लिए, मुझे एआई की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए। तो आपने मुझे एक कॉपी पेस्ट करके भी आपने मुझे अच्छा करके दिखा दिया, तो मुझे क्या लगेगा, अरे वाह। और हो सकता है कि आपने मुझे अब उसकी नॉलेज का 1% भी नहीं बताया, लेकिन मैंने वो देखा ही नहीं। आपने बस कॉपी पेस्ट किया। आपने जो मुझे आपने करके दिखा दिया, मैंने बोला कि 10 संख्याओं को 10 से टोटल कर दीजिए, और आपने 1 सेकंड लगाया, आपने उसको टोटल कर दिया। और मेरे को उसको टोटल करने में 5 मिनट लग रहे थे। 5 मिनट लगे। तो मुझे क्या लगा, जादू, ये तो जादू हो गया। जादू हो गया। और आपने कहा कि सर मैं इसको तो इससे भी फास्ट कर सकता हूँ। आप 10 संख्या डाल दीजिए लगातार, मैं इससे भी फास्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या लगेगा, अरे वाह।
और जबकि आपको आपको तो एआई की नॉलेज है, बिल्कुल लेकिन हो सकता है कि आपको एआई की नॉलेज भी उतनी ज़्यादा नहीं हो, करेक्ट बिल्कुल। लेकिन आपने मुझे दिखा दिया और मुझे नहीं थी। हम्म, तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोल दिया कि आज मुझे पॉडकास्ट बाबा वाले मिले, ये मैजिक है, इनको मैजिक आता है, ये मैजिक आता है। और ये बात, और आपको भी मार्केटिंग करनी अच्छी आई और मैंने आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो यही एक धारणा मार्केट के अंदर फैलती चली गई। किसी ने इसको, और आपने इसको सीखा, मैंने बोला हाँ सबसे अच्छा कौन सिखाता है, पॉडकास्ट बाबा सिखाता है, क्योंकि हम और दोनों नए हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप मैंने नए सीखा और आपने नया, तो बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अगर न्यूमरोलॉजी में अमित शाह से जोड़ा जाए, इनका 4 आता है मूलांक, अगर 22 तारीख को ही पैदा हुए हैं, तो 4 तो सर राहु का नंबर है। हाँ, तो और पैसा तो बहुत होगा सर। अब देखिए सारी दुनिया क्या बोलती है कि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया में कि 2, 4 और 8 नंबर बिल्कुल भी बेकार है। अच्छे नंबर नहीं है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्रिएटर्स हैं। ओके। सूर्य और चंद्रमा की जो राशियाँ होती हैं वो कभी, इनके पास एक ही राशि होती है, इनके पास 2 राशियाँ भी नहीं हैं। और सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्रीय नहीं होते। वक्रीय का मतलब उल्टी चाल या टेढ़ी चाल नहीं चलते, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स, उन्होंने दुनिया को बनाना है। अब जो एक राजा टेढ़ी चाल कैसे चल सकता है? बिल्कुल। तो इसलिए आज आपके पॉडकास्ट में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिनका भी मूलांक 1 है, जिनके भी मूलांक 2 हैं, दोनों के अंदर राजा के गुण हैं। ये मतलब कि 2 मूलांक वाले और 1 मूलांक वाले आप पैदा ही रूल ही राज करने के लिए हुए हो। और दोनों में डिफरेंस एक ही है कि जो राजा है वो राजा की तरह काम करता है, उसके ऊपर इमोशंस हावी नहीं होते। और चंद्रमा इमोशन से काम करता है। उसे एक जातक ऐसा मिल जाए जो उसे बार बार कहता रहे यस आप कर सकते हैं, यस यू कैन डू, उसके इमोशन को उतना हावी कर दे कि वो व्यक्ति 1 नंबर सूर्य वाले को पछाड़ दे। आप देखिए शाहरुख खान का मूलांक 2 है, अमिताभ बच्चन का मूलांक 2 है, सोनू शर्मा जी का मूलांक 2 है, ऐसे हजारों जो यहाँ के इंडिया में जिन्होंने राज किया है, 1 नंबर से भी ज़्यादा आपको 2 मूलांक वाले आपको दिख जाएंगे। ये सर अमिताभ बच्चन जी का तो मास्टर नंबर से आता है ना जी, मास्टर नंबर। अब देखिए आप तो अभी कहेंगे कि जो अमित शाह जी का मास्टर नंबर हाँ, 4 आता है। कभी मास्टर नंबर देखिए से मैं कोई मूलांक तो 4 ही है ना, आप 4 नंबर को तो अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन मास्टर नंबर से आ रहा है तो उससे अच्छा कहते हैं। तो फिर इसका मतलब तेरा अच्छा नहीं है। आप ये बोलेंगे तेरा अच्छा नहीं है, फिर आप बोलेंगे 31 अच्छा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई मूलांक जिनका भी 13 है, जिनका भी 31 है, अब राहु के बारे में एक आपको मैं जी, चल अपना टॉपिक आज के डेट में कुछ और था, लेकिन चलिए अभी हम किसी और डायरेक्शन में चलते हैं, किसी और डायरेक्शन में चल रही, लेकिन चलिए बातों में यहीं पे भी चल पड़ते हैं। जी। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जो असुरों में से आते हैं। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवी देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिसको पता लग गया कि हमें विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में आकर असुरों को तो मदिरा पिला रही हैं और सुरों को अमृत पिला रही हैं। तब उन्होंने चालाकी से स्वर भानु ने अपना स्वरूप चेंज किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने उनको अमृत पिला दिया तो सूर्य और चंद्रमा को पता लग गया कि ये तो असुर हैं। उन्होंने तुरंत विष्णु जी को बोला कि ये इनको यहीं रोका जाए, तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्कर लिया और उसकी गर्दन काट दी और उनको इतना दूर फेंक दिया 180 डिग्री पे कि वो आमने सामने एक दूसरे को मिल ही ना सके, और वह जो अमृत है वो गर्दन से नीचे ना जा पाए। अब चूंकि अमृत उन्होंने पी लिया था, तो तब स्वर भानु, तब इनको लगा कि भैया अब इन्होंने अमृत तो पी लिया, अब इनको हम देवताओं से अलग नहीं कर सकते। तब स्वर भानु ने क्रोध में आके बोला कि सूर्य चंद्रमा तुम्हारे वजह के कारण से मेरी ये हालत हुई है, तो मैं तुम पर ग्रहण लगाऊंगा। तो इसलिए जो सूर्य के को ग्रहण लगाते हैं वो राहु लगाते हैं पूर्ण रूप से, और जो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं वो केतु लगाते हैं पूर्ण रूप से। चंद्रमा को राहु आंशिक लगाते हैं और सूर्य को केतु आंशिक ग्रहण लगाते हैं। और जहाँ का क्या मतलब होता है? एक होता है पूर्ण, जिसमें पूरा का पूरा मतलब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है, केतु ढक देता है, लेकिन चंद्रमा राहु आंशिक ग्रहण लगाता है, कम ग्रहण लगाता है। तो ये दोनों ग्रहण लगाते हैं। तो चंद्रमा का केतु तो सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि 7 नंबर किसी का दुश्मन है ही नहीं है। मैं आपको ये, और ऐसे ही 1 का जो सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, 8 दुश्मन है। मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन 1 का यदि कोई है तो वो 4 है, क्योंकि सूर्य
मैंने बोला कि पूर्ण ग्रहण कौन लगाता है, राहु लगाता है। आज आपके न्यूमरोलॉजी चैनल के माध्यम से बताता हूँ, एक छोटी सी प्रेडिक्शन आपको बताता हूँ। जिनका भी मूलांक 14 है, 14, ठीक है। 14 या जिनका भी जन्म 1 अप्रैल को हुआ है, या जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 4 है, या 22 वर्ष, सब कुछ आप लगा लीजिए, वो ज़्यादा देर तक तेज धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। चेक कर लीजिए आप अपने कमेंट बॉक्स में, जितने भी आपके व्यूअर देख रहे हैं, आप बिल्कुल, उनको मतलब पेट की ये समस्या आप चेक करिए और कमेंट में जरूर बताइए हमें। जरूर बताइए। जितने जितने भी लोगों का है, जैसे ही वो जरूर से थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लेंगे, उनके पेट में समस्या हो जाएगी। सूर्य जो कि इम्यूनिटी का कारक है, और राहु ने उसको क्या लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। उनके सर में पेन होना, सूर्य जो ये कपाल है ना, ये सूर्य है। आपका जो इम्यूनिटी है ये भी सूर्य है। तो राहु उनको ग्रहण लगा देता है। ऐसे लोगों का पेट जैसे ही थोड़ा सा खाना खा लेंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा। पिताजी के साथ में ऐसे लोगों के थोड़े से मतभेद रह सकते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रह सकती है। जितने भी लोगों का अभी तक ऐसी प्रेडिक्शन आपने पहले नहीं सर, मैं पहली बार, क्योंकि मैंने बहुत न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन ये जो आ रहा है ज्ञान जो आ रहा है, मतलब मैं तो एब्जॉर्ब करता हूँ, तो ये बहुत अलग लेवल वाला अभी है। एक प्रेडिक्शन हो, चंद्रमा केतु की प्रेडिक्शन आपको मैं और कर देता हूँ। ठीक है। चंद्रमा केतु को सबसे बड़ा ग्रहण लगाता है। जिनका भी मूलांक 27 है, मूलांक या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 27 हो गया ना, 27, हाँ, 2 और 7, 27 चंद्रमा केतु हो गया। या फिर 2 जुलाई, 2 जुलाई का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा केतु। अच्छा, ठीक है। या फिर मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 है, या फिर 22 वर्षा। ऐसे लोगों को हमेशा कोई ना कोई मानसिक परेशानी लगी रहती है। चंद्रमा मैंने मन और केतु मैंने परेशानी। ऐसे लोगों को जिसने भी पैसा देना हो, तो पैसा लास्ट देते समय, लास्ट टाइम पे रोक लेता है। पैसा टुकड़े करके मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा, अभी देख लीजिए, चंद्रमा मैंने पानी और केतु मैंने पानी की पाइप। ऐसे लोगों के अक्सर घर में पानी की लीकेज आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा केतु वालों की पानी की पाइप अक्सर बीच में से फट जाएगी। देखिए मैं कितनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। जिनके भी चंद्रमा केतु इकट्ठा बैठा होगा या एक साथ में होगा, ऐसे लोगों की पानी की पाइप जारी होगी, बीच में से आपको पानी की पाइप ही फट जाएगी। पानी की पाइप आपको लीकेज होती हुई मिल जाएगी। कितनी बड़ी कंपनी की पाइप लगा दी उन्होंने। अक्सर ऐसे लोगों के साथ में अगर किसी घर का एड्रेस 2nd फ्लोर 7th हाउस नंबर है, हाँ, तो उनके में भी प्रॉब्लम्स नहीं, ये बहुत कमजोर युति हो गई है। ओके। ये युति तो क्या, आज के लोगों ने ऐसे बता दिया, पैसे ऐसे देने चाहिए, पैसे ऐसे देने चाहिए। क्या करते हो यार, एस्ट्रोलॉजी की कोई बात तो करता नहीं है। ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, 2nd फ्लोर है, 7वां नंबर है, ये बहुत एक मतलब कि एस्ट्रोलॉजी फर्क देता है कि पैसे अपनी तरफ ऐसे गिन के देने चाहिए या ऐसे देने चाहिए। आप बताइए, आप एक 100 करोड़ के 1000 करोड़ के आदमी हैं, तो क्या पैसे ऐसे ऐसे करके देते हैं आप? बिल्कुल। गड्डियां देते हैं, गड्डियां लेते हैं, पैसे पता नहीं क्या कहाँ बैग करके दे दिया, बैग करके ले लिया। आप ये बातें कर रहे हैं, और चाबी नहीं लेने, और 1000 करोड़ के आदमी से खुद कौन नहीं ना जाएगा। कहाँ ले रहा है, कहाँ दे रहा है, गड्डी है, बैग ले रहा है, और पता ही नहीं कौन मेरा बंदा काम कर रहा है, मैं बंदा नहीं काम कर रहा। और यहाँ पे आप, मैंने 1-2 पॉडकास्ट में देखे कि पैसे ऐसे करके देने चाहिए, पैसे ऐसे करके देने चाहिए। अरे भैया, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट थोड़ना है। ये कौन सा, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, मुझे बताइए। बिल्कुल, आपको ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? आपने लोगों को एक अपनी रील वायरल करने के लिए ऐसे लोगों को उलझा दिया, ताकि लोग उन्हीं कामों में उलझे लगे रहेंगे। एक चीज और कही जाती है कि गड्डी पे इत्र लगा के रख दिया जाए तो पैसा बढ़ता चला जाता है, आपको नीचे ही गड्डी निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यही काम में लगे रहो और पैसा आता रहेगा आपके पास में। ये काम करते रहो। तो क्या करें सर, अगर पैसा चाहिए तो? मतलब अमित शाह जी और अभी मैं यही, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अपने योग समझिए, फिर योगों को कैसे तोड़ा जाता है वो समझने की कोशिश। जैसे मैंने अभी आपको चंद्रमा केतु के बारे में बताई, तो भी आपको मैं बहुत एक मोटा योग के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले न्यूमरोलॉजी में आपने बोला कि रिजल्ट आता है, तो मैं इसको पहले समझते हैं। हर एक जितने भी लिखा, तो एक साइंस तो है ना, उसने साइंस को लिखा, उसने पढ़ा। एक न्यूमरोस्कोप आपने बनाया, न्यूमरोस्कोप में उन्होंने बताया कि जिसके पास 5 नंबर नहीं है, उसको 5 नंबर की मुझे वाइब्रेशन देना है। तो इसका मतलब हमने नेम नंबर्स को 5 नंबर पर लेकर आके ग्रीन कलर पहनना शुरू कर दिया, लाइक दैट। यहाँ हमने उनको कैसे न कैसे करके उसको सबसे पहले 5 नंबर की मोबाइल नंबर से, ATM पिन नंबर से या कैश एनर्जी देनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं 5 नंबर की पावर उसको मिली है। मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल एक अच्छी साइंस है। लेकिन क्या जो ये आप 9 नंबर्स के न्यूमर्स को बनाते हो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1981। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहूंगा। 12 अक्टूबर 1984। आपका जन्म कितने बजे हुआ? 4। छोड़ देते हैं। मेरा जन्म कितने बजे हुआ? छोड़ देते हैं। तो अब हमने क्या लिखा, एक न्यूमरस को बनाया, उसके अंदर लिखा 1, 5, 1, जो भी मैंने नंबर भर दिए।
क्या उस सूर्य की पावर कितनी है, सूर्य कितने डिग्री का न्यूमरोस्कोप में लिखा आपने? नहीं। सूर्य किससे दृष्टि आपने लिखा? नहीं। सूर्य किस राशि में गोचर कर आपने लिखा? नहीं। आपने 15/10/1981 में जिसका भी जन्म हुआ आपने कह दिया हाँ मैं इससे एक जजमेंट ले सकता हूँ कि ये एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा मूलांक 6 है और मेरा भाग्यांक 8 है, ये शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं, तो मेरी लाइफ एक अच्छी चल सकती है। 2026 मेरे लिए कैसा जाएगा? 2026 का जो मेरा पर्सनल ईयर है, मान लीजिए 15/10 मैं 1981 की बजाय वहाँ पे क्या कर दूंगा 2025 लिख दूंगा, तो वो टोटल कितना आ गया 1 और 1 2 और 6 8, तो मेरा पर्सनल ईयर कितना आ गया 8 आ गया। अगेन मेरा मूलांक 6 है और मेरा पर्सनल ईयर बहुत अच्छा जाएगा, मेरे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मैं ये जजमेंट कर सकता हूँ मोटा मोटा, ये मेरा पहला प्राइमरी है हाउस, मतलब ये माने कि मैंने अपने घर पे क्या कर लिया, उपचार कर लिया कि मुझे अपने भाई बंधु पता है। हाँ बस इतने से मतलब ये सिंपल, अगर इसको इजी लैंग्वेज में, मुझे अपने भाई ग्रह पता है, मुझे अपने दुश्मन ग्रह पता है। क्या पता इतना सा दुश्मन ग्रह अभी तो पता ही लगा आपको, कहाँ पता लगा? अभी तो सिर्फ इतना ही पता लगा कि 1 का 8 आपका एनिमी नंबर है, 1 का 4 आपका एनिमी नंबर है, 1 का 7 आपका एनिमी नंबर है, बस आपको इतना सही पता लगा कि नंबर्स के मामले में दुश्मन ग्रह कैसे जाने से, दुश्मन ग्रह कैसे जाने ये अपने को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है, जैसे सबसे पहले मैं अमित शाह जी की मैं अपनी कुंडली आपको खोलकर दिखाता हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे को एक कैंसर भी डायग्नोस हुआ, ज़्यादा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कैसे प्रकार से हम बैंक करप्ट हुए, कैसे पता लगा सकते हैं कि एक जातक एक की अमीर की कुंडली है या फिर गरीब की कुंडली, कैसे पता लगाते हैं? इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा मैं, एक तो ये पता करना ही है सर, एक ये चीज़ और पता करनी है कि एक इंसान अमीर था और विद इन 2 मंथ्स या 1 मंथ में एकदम से काया पलट हो गई, 180 डिग्री घूम गया और गरीब हो गया। वहां पे क्या योग बने? देखिए आज आपको मैं दोनों चीज दिखाता हूँ, आपने ये बात बोली ना, आज आपको दोनों की कुंडली लाइव करके दिखाता हूँ, मेरी और अमित शाह जी की कुंडली। ये पहले तो ये देखते हैं कि जातक की कुंडली अमीर की एक अच्छी कुंडली है कि नहीं है। देखिए चार्ट आपके सामने, आप देखिए मैंने यहाँ पे नव तारापत्ति खोली हुई है, तारापत्ति, हाँ तारापत्ति यहाँ पे खोली हुई है, तो आप देखेंगे मेरा जन्म का नक्षत्र वीनस है और मेरा जन्म का नक्षत्र भरणी है। तो जब आज के मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मेरा संपत्ति का जो नक्षत्र है, यानी कि मेरा पैसे देने वाला जो नक्षत्र है वो सूर्य है। विपत जो मेरे लिए परेशानियां करेगा वो चंद्रमा है। शेम मंगल। परतेरी राहु। परतेरी का मतलब होता है कि ऐसा जो ग्रह है जो विपत से भी ज़्यादा बड़ी समस्या मेरे लिए पैदा करेगा, वो राहु है। मतलब एक तो इसका इम्पैक्ट है, उसके अलावा भी और बड़ी चीजें पैदा कर देगा। विपत मतलब सबसे कम परेशानियां, अच्छा। परतेरी का मतलब उससे बड़ी परेशानी। ठीक है। साधक गुरु मतलब कि मेरी साधक का मतलब होता है किसी भी चीज को पॉसिबल करना, तो पॉसिबल करने में मेरा गुरु ग्रह है। निधन, इसमें जो मेरा मृत्यु तुल्य है जो प्लेनेट है वो शनि महाराज जी हैं, जो मेरे को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। मित्र के जो प्लेनेट हैं वो बुध ग्रह हैं, और अति मित्र के जो प्लेनेट हैं वो मेरे केतु ग्रह हैं। सारी दुनिया बोलती है कि आपके भैया राहु केतु शनि आपके लिए क्या है, खराब है। अरे तेरी तो राहु की दशा चल पड़ी, तेरा तो बंटाधार हो जाएगा, तेरा केतु की दशा चल पड़ी। इसमें कहा जाता है राहु की दशा में इंसान पैसा बहुत कमाता है। ये नहीं है, यही तो मैं आपको एक आज आपके मिथ में यही तोड़ना चाहता हूँ कि आप राहु की दशा में पैसा कमाएंगे, शनि की दशा में पैसा कमाएंगे, सूर्य की दशा में पैसा कमाएंगे, ये डिसाइड करेगा आपका होरोस्कोप। आप जनरली सबके बारे में कैसे कह सकते हैं कि तुम राहु की दशा में पैसा कमाओगे? सही बात है। आप समझने आपके पास पूरी कुंडली होनी चाहिए। आपके पास पूरी कुंडली होनी चाहिए। हो सकता है किसी का राहु खराब कर दे, हो सकता है किसी का राहु सही कर दे। तो देखिए सबसे पहले देखिए मतलब सूर्य है, मेरे को पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य है। मेरा सबसे अति मित्र का ग्रह कौन है? केतु। मित्र का मेरा बुध ग्रह है। गुरु साधक मतलब मैं साधना करने में, मेरे को पॉसिबल करने में काम को मेरी गुरु मदद करेंगे। और 3 ग्रह मेरे यहाँ पे शत्रु हैं, चंद्रमा, राहु और शनि। ये 3 ग्रह मेरे शत्रु ग्रह हैं। आप इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। और 3 ग्रह मेरे लिए जो सबसे अच्छे ग्रह हैं वो हैं संपत्ति का सूर्य का, अति मित्र का केतु का, और साधक का मैंने गुरु मान लिया। तो ये 3 ग्रह जो ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में हर काम को करने में हमेशा मेरे साथ में क्या रहेंगे। और 3 ग्रह क्या हो गए? मेरे शत्रु हो गए। इसमें चंद्रमा जो सबसे कम शत्रुता करेगा, राहु उससे ज्यादा करेंगे, और शनि मेरी मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर कष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। अब मैंने ये देखा कि शनि मेरे लिए अच्छे नहीं है। लेकिन ये आपने देखा, ये आपको
इसके सिम्टम्स मिले। नहीं अब देखते हैं, पहले अभी चेक कर लेते हैं जी। जिनके भी, ये तो एक सारी दुनिया पे लागू होगा चीजें, जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जिनका भी शनि, जैसे मान लो शनि ग्रह मेरे वध के हैं, तो यदि अब वो शनि वध के हैं मेरे लिए, अब कितने वध के होंगे, पहले तो ये चेक कर ले कि वो मेरे लिए कोई ग्रह बुरा है, ठीक है। लेकिन बुरे के भी कितने परसेंटेज है कितना परसेंटेज उसकी मुझे बुरा देंगे वो? देंगे वो। अब उसको आगे से चेक करने की ठीक कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए शनि महाराज जी मेरे थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो थर्ड हाउस में जो शनि महाराज जी हैं बहुत अच्छे होते हैं। थर्ड हाउस शौर्य का, नेम एंड फेम, पराक्रम का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को उन्होंने Support दे रखा रिलैक्सेशन है। दे दिया कि मैं आपके लिए खराब तो हूँ, बुरा क्योंकि वध का हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छा भी हूँ। मतलब अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हूँ। ठीक है। शनि महाराज जी किसकी राशि में बैठे हैं? नहीं, यहाँ बुध पे की राशि सूर्य में। के साथ बैठे हैं इसलिए अच्छे हैं। नहीं अभी उसके बारे में भी बताता हूँ मैं अभी। ओके। अभी सभी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। नहीं, आपको अभी आनंद आपने आएगा। बोला ना कि मैं यहाँ पे बैठा तो हूँ, लेकिन मैं अच्छे ग्रह के साथ बैठा हूँ इसलिए सही हूँ आपकी। अच्छे भाव में बैठा हूँ, अच्छे भाव में बैठा हूँ। अभी ओके। भाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छे भाव की मतलब कि हाउसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अच्छे भाव में बैठा हूँ, अच्छे हाउसेस में बैठा हूँ, थर्ड हाउस में बैठा हूँ, तो मैं ज़्यादा परेशान आपको नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। परेशान तो मैं करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अब थोड़ी शत्रुता मेरी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो और अगर यहाँ नहीं होते ये बाई चांस, ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं होते, ये यहाँ पे लगन में होते, चौथे नंबर पे, लगन में, हाँ लगन चौथे करत में यहाँ पे होते, या फिर मेष की राशि में होते, हाँ। जहाँ पे वह क्या है नीच के हैं, तो अब शनि महाराज जी कहते मैं तेरी वेट कर रहा हूँ, उठा के पटक के जो क्या मारने वाले चीजें मैं यहाँ पे ओके। आपके साथ में कर सकता हूँ। और दूसरा देखिए, फिर शनि महाराज जी किसकी राशि में बैठे हैं? मरकरी की कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या और शनि आपस में फिर मित्र हैं, तो इसलिए वो थोड़े इसलिए रिलेंट है, थोड़े से यहाँ पर फिर यहाँ पे ठीक फेवर में हो रहे हैं। तीसरा मैं बात करता हूँ, शनि अभी कौन सी राशि में बैठे हैं? कन्या राशि में। तो शनि आरोही क्रम में मैं देखूं कि शनि यदि आगे बढ़ेंगे तो अगली किस राशि में जाएंगे? तुला राशि में। और तुला राशि में शनि जी महाराज जी उच्च के होते हैं कि नीच के होते हैं? उच्च के होते हैं। अगली राशि यहाँ पर क्या है? उच्च की है। तो इसका मतलब शनि महाराज जी अगेन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं अब आने वाले समय में मैं आपके साथ में एक अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। और यहीं पे शनि महाराज किसी के मीन राशि में होते तो अगली राशि कौन सी है? मेष की राशि, जहां पर उनके शनि महाराज उनके लिए क्या व्यवहार कर सकते हैं? निजता का व्यवहार कर सकते हैं। वेट कर रहा हूँ, आ जाओ जैसे मेरी दशा आएगी, मेरा समय आएगा, मैं तेरे को मानसिक परेशानी दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं शनि महाराज की युति देखते हैं। शनि महाराज यहाँ पे गुरु के साथ में बैठे हैं, अपने परम मित्र के साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज जी फिर ये जो लाइंस क्रिएट हो रही है, सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये किस लिए हो रही है? ये तो ये कह रहा है कि शनि महाराज जी कौन से हाउस को देख रहे हैं, इनको अपने एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी क्योंकि व्यूअर्स को दिख रहा होगा, वो कंफ्यूज होंगे, मैंने इसलिए पूछा। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं इसको यूं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शनि महाराज जी गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन शनि महाराज जी सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पितृ दोष भी इस कुंडली के अंदर, जातक की कुंडली के अंदर बन गया। ठीक है। शनि के साथ में शनि पितृ दोष का बनता है जब शनि, राहु और केतु सूर्य के साथ में या फिर गुरु महाराज के साथ में बैठ जाते हैं, तो जातक की कुंडली में पितृ दोष बन जाता है। या फिर सूर्य या फिर जो शनि, राहु, केतु लगन में, सेकंड हाउस में, पंचम हाउस में या फिर 9th हाउस में बैठ जाए, तभी जातक की कुंडली में पितृ दोष बना देते हैं। इसकी बहुत सारी और भी व्याख्याएं हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं तभी भी बना देते हैं, लेकिन एक बार अपने इसको ठीक है मोटा समझने की कोशिश कर देते हैं। तो शनि यहाँ पर गुरु के साथ में बैठ गए और शनि यहाँ पर सूर्य के साथ में बैठ गए, लेकिन शनि और सूर्य यहाँ पे परम शत्रु हैं। ओके, ठीक है, परम शत्रु हैं। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, सूर्य शनि परम शत्रु है, लेकिन एक ऐसा ग्रह दोनों के बीच में बैठ गया जो दोनों के मित्र है। ओके, जो गुरु है वो सूर्य के भी मित्र हैं और गुरु है वो शनि के मित्र हैं। तो अब देखिए क्या, जब भी हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो सामने बैठेगा, अरे बैठो बैठो भैया, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, शांत, अरे बैठो ना यार, मैं हूं ना यार। वो कहेगा खाना एक रोटी बन गई, वो कहता पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं, अरे एक ले आधी ले लो भैया। तो ये काम कौन करता है? गुरु ग्रह करता है। और यहीं पर मान लीजिए कोई ऐसे ग्रह बैठ जाते, मान लीजिए शुक्र ग्रह पे बैठ जाते, तो शुक्र ग्रह किसके मित्र हैं? शनि के मित्र हैं, और सूर्य के क्या है? शत्रु हैं। तो वो किसकी कराएंगे? इनकी सपोर्ट शनि की कराएंगे, सूर्य की नहीं कराएंगे। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, शनि बैठ जाए, ऐसे जातक को अपनी लाइफ में एक बार फीमेल की वजह से या किसी स्त्री की वजह से लाइफ में बदनामी मिलने के योग हो जाते हैं। ओके,
आप समझने की कोशिश समझ रहा हूँ। मतलब कि जो आपको बदनामी है वो अभी नहीं आई है, वो पैसे लिखी हुई है कि यार ये आपको आएगी। या फिर आपकी कोई वाइफ है या गर्लफ्रेंड आपको धोखा देकर किसी और के साथ में भाग सकती है, क्योंकि जो शुक्र है वो मतलब डैमेज आपको फीमेल की तरफ से मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा, ये कुंडली देख के फिर देखना पड़ेगा कि आपकी वाइफ की तबीयत इतनी खराब रहने लग जाए कि आप उनका सुख नहीं ले पाए, क्योंकि शुक्र है वो वीनस है जो वो वाइफ को लग्जरी को वो दिखाता है, या फिर आपका कोई पैसा लेकर भाग जाए, आपका पैसा लौटाए नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस राशि में ये ग्रह बैठे हैं। ये बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, ये देखने को मैं बताता हूँ। अभी देखिए, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अभी बातें चल रही हैं। फिर देखता हूँ मैं तो शनि के पीछे कौन बैठा हुआ है? मंगल। और शनि के आगे कौन बैठा हुआ है? बुध। इसे कहते हैं पाप कतरी या फिर शुभ कतरी ग्रह। ओके। ठीक है, तो मतलब शनि महाराज जी पीछे से मंगल ग्रह से मिलकर आ रहे हैं, लड़कर आ रहे हैं बुरी तरीके से एकदम। मंगल ग्रह ने उनको क्या कर गुस्से में आ रहे हैं। गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन आगे कौन मिल रहा है उनको? बुध ग्रह। तो यहाँ पर उनको राशि भी कौन सी मिल रही है? तुला राशि, जहाँ पर वो उच्च के हो रहे हैं। तो शनि महाराज जी कह रहे हैं कि पीछे से यार पूरा दिन ही खराब किया, लेकिन अब आगे मुझे मेरा मित्र भी बुध ग्रह मित्र भी मिल गया है, और मेरे को मेरी एक अच्छी राशि भी यहाँ पर मिल गया। अब अपने चेक करेंगे कि शनि ग्रह की डिग्री कितनी है। तो देखा शनि ग्रह यहाँ पे 20 डिग्री के है। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो शनि ग्रह 20 डिग्री का मतलब हो गया शनि यहाँ पर एक बहुत अच्छी अवस्था में है। ऐसे ही हर ग्रहों की एक अवस्थाएं होती हैं, 0 से 6 डिग्री। मतलब ये इनकी परसेंटेज मान सकते हैं। हाँ, 100 में से अगर ये 20% आपके लिए कितने लाभकारी है अभी? ये भी अब 5 अवस्थाएं होती हैं, 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 डिग्री। 30 लास्ट होता है। 30 एक जो ग्रह है वो 30 डिग्री तक ही जा सकता है। 30 डिग्री के ऊपर तो जैसे आपका शनि 20 पे आ रहा है, 20 डिग्री पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो रेंज 18 से 24 के बीच की आ गई, तो इसको हम युवा अवस्था का ग्रह कहते हैं। मान लो अब जो शनि महाराज जी जो भी रिजल्ट देंगे वो एकदम से क्या होंगे, उनके प्रबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा कि शनि महाराज जी मेरे 20 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि 20 डिग्री तक ही मुझे ये रिजल्ट देंगे। ओके। चलिए, अब मैं ये तो एक जनरली मैंने बात कर ली। अब मुझे किसी को भी देखना हो कि ये एक बड़े आदमी की कुंडली है या एक छोटे आदमी की कुंडली है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? प्राइमा फेसा। ओके। तो हम अक्सर क्या देखते हैं, हम अक्सर ये चार्ट देखते हैं जितने जातक के लोग कुंडली में है कि कर्क में राहु बैठा है, चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, चंद्रमा महाराज जी आपके लगन के स्वामी हैं, सूर्य महाराज जी आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। ये बहुत छोटी, ये देख ले पॉजिटिव कहाँ बैठे हैं, नेगेटिव कहाँ बैठे हैं। ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, ये आप किसी भी आम पंडित में बैठे में तो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपकी अमीर आदमी की कुंडली है, मीडियम आदमी की कुंडली है, ये सुपरस्टार की कुंडली है, ये बताते हैं कि शनि महाराज जो आपके क्या बते वध के हैं, मैंने बोला कि राहु आपके प्रतेरी के हैं, चंद्रमा आपके विपत के हैं, ये कितने ग्रहों के नक्षत्र लोड और राशि लोड बने हैं। ओके, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, आपको आनंद आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो लगन का मेरा नक्षत्र स्वामी बुध है, मंगल शुक्र केतु, मंगल शनि चंद्रमा, शनि और सूर्य। तो अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे जो नक्षत्र और जो शनि बने हैं वो राहु के बने हैं और वीनस के बने, इसके अलावा किसी के भी नहीं बने हैं। और राहु में देखूं तो किसी के भी नक्षत्र लोड नहीं है, और चंद्रमा मात्र एक के ही हैं, आप देखेंगे जी, वो शनि महाराज जी के ही शनि के नक्षत्र लोड बने हुए हैं। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी लाइफ में नहीं दिखा रही है। परेशानियां तो हैं, लेकिन यदि यही नक्षत्र लोड 4 से 5 ग्रहों के बन जाते शनि महाराज जी, तो इसका मतलब है कि उस ग्रह की जब भी दशा चलती तो मुझे क्या आती? प्रॉब्लम, परेशानी आती। अब दूसरी बात को चेक करने की कोशिश करते हैं कि शनि महाराज जी किसी के राशि लोड बने, एक के भी राशि लोड शनि महाराज जी नहीं बने, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? केतु महाराज जी को छोड़ के। किसी के भी राशि लोड वो नहीं बने हैं। अब मैं दूसरा, राहु किसी के राशि लोड होते नहीं है। मैं बात करता हूँ चंद्रमा ग्रह भी राहु के ही राशि लोड बने हैं और किसी के भी राशि लोड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब हो गया कि कुंडली क्या है? एक एवरेज कुंडली है। एवरेज से अच्छी कुंडली हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ योग के बारे में। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा योग किस जन्म में हुआ? वज्र योग में। ओके। तो इसका मतलब है जब भी समस्या आएंगी वो वज्र पहाड़ की तरह क्या होंगी? बड़ी होंगी,
और जब भी खुशी भी आएंगी तो भी वज्र की तरह होंगी। तो मैं नक्षत्र की खुशियां भी बात बड़ी होंगी और दुख भी बड़े होंगे। जग भी बड़े होंगे। मैं बात करता हूँ जो भी ये नक्षत्र और तिथि मिलकर एक योग बनाते हैं, इसका नाम बताया पदम योग। ओके। ये एक पदम योग बना रहा है जातक। और यहाँ पे रत्नाकुर योग तिथि और वार से, इसका मतलब होगा रत्नाकुर योग का है ऐसा जातक इस दुनिया में इसका जन्म हुआ है। रत्नाकुर, रत्न और अंकुर, यानी कि ये लोग इस दुनिया में सोसाइटी को कुछ देने के लिए आए हैं। ये कुछ ऐसी रिसर्च करेंगे जो सोसाइटी उनकी रिसर्च को एक्सेप्ट करेगी, और उनका उस यदि वो रिसर्च करेंगे तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी को कुछ देने के लिए आए हैं। यही चल रहा है, यही है सर, सेम है ये रत्नाकुर कि आप रिसर्च कर रहे हैं और जो आप दे रहे हैं वो तो अलग ही लेवल है। अलग ही लेवल का जो जातक इसमें रहेगा। तो ये योग किसने बनाए? मेरी जन्म कुंडली ने 3 योग ये बनाए। आप देखिए इतने डीप लेवल तक आपको शायद तक मुझे नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम गया हुआ था फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अब आते हैं अपने अमित शाह जी की कुंडली पे। शादी की कुंडली, अच्छा अमित शाह जी की कुंडली अमित पे शाह की कि देखते हैं कि यह जातक एक अच्छा बड़ा आदमी कैसे बना। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी कुंडली ली, मैंने देखा कि एक अच्छी कुंडली ये है। देखिए अब अमित शाह जी की कुंडली देखिए, देखिए आपको कुंडली थोड़ी देर एक महीने के बाद खुलेगी, खुलने में खुल गई, ओपन हो गई है। हाँ। अब अमित शाह जी की कुंडली जैसे किसी को जातक को बिना बताए अब अमित शाह जी की कुंडली दिखा दीजिए, मैं आपको 100% जितने भी व्यूअर्स आपको देखने को बोलेंगे अरे भैया ये तो कुंडली बड़ी अच्छी है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। आप ऐसा कीजिए अमित शाह जी का नाम लिए बिना ये कुंडली किसी को भी दे दीजिए, ठीक है। उनको पूछ के बताइए कि ये कुंडली अच्छी है कि नहीं है। देखते हैं कैसे। मंगल ग्रह देखिए कर्क राशि में नीच के बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच के बैठे हुए हैं, चंद्रमा ग्रह 8वें घर में जिसे कहा जाता है कि नीच के होते हैं। तो सर फिर इतना सब कुछ कैसे चल रहा सब है कुछ कैसे चल रहा है उनकी लाइफ में? मतलब आपने देखिए, 3 ग्रह दिखाए और तीनों ही बुरे तीनों हैं। ग्रह अच्छे नहीं है ना। हाँ। देखिए दूसरा, फिर दूसरे भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो लोग कहेंगे ऐसे जातक के पता टिकता ही नहीं है। यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें घर में बैठ जाए तो जातक के पास कोई पैसा टिकता नहीं है, आता है लेकिन आता है लेकिन टिकता नहीं नहीं है। है। ऐसा ये कुंडली बोल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुंडली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, यह है हाथी के दांत दिखने की ओर है और खाने की अलग ओर है। तो ये कुंडली सिर्फ आपको मोटा मोटा, जैसे न्यूमरोलॉजी मैंने क्या बोला 10% 10% है। तो जो ये लगन कुंडली आपको दिखती है ये आपके होरोस्कोप का भी कितने परसेंट है? 10%, 20 से 30%। 20 से 30% मान सकते। ये बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उपाय कैसे किए जाते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने अमित शाह जी की कुंडली देखी जी, अमित शाह जी की कुंडली में हमने देखा कि इनका चंद्रमा अगेन इनका भी जन्म का नक्षत्र मेरी तरह वीनस का है, शुक्र का है, विपद चंद्रमा का है, प्रत्यरी राहु का है, और शनि महाराज इनके वध के बैठे हैं। देख रहे हैं ओके। अब हमने इनकी कुंडली देखते हैं यहाँ पर वैदिक में। तो देखिए आप, इनका कोई भी नक्षत्र स्वामी शनि और बना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बना है क्या? नहीं बना सर। देखिए नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का कोई भी स्वामी शनि में नहीं है। नहीं कोई भी, मतलब किसी भी ग्रह का स्वामी हाँ, शनि बना ही नहीं। शनि है ही नहीं। राहु देखते हैं, राहु एक का है, यानी कि बुध की दशा में यहाँ पे इनको थोड़ी सी परेशानी आने के योग बन सकते हैं। लेकिन अब बुध की भी स्थिति चेक करेंगे, बुध अगेन सूर्य के साथ इसके अलावा किसी का नहीं है। नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब कि कुंडली में कुंडली एक बहुत अच्छी कुंडली है। फिर देखते हैं शनि किसी का राशि लोड बना, किसी का नहीं बना। ओके। तो वो जो हम देख रहे थे वो सिर्फ एक हाथी के दांत दिखाने के थे, दिखाने की ये खाने वाले यहाँ हैं। तो शनि महाराज देखो खुद की राशि में अकेले ही बैठे, शनि की दोनों राशियों में, मकर की राशि में एक भी ग्रह नहीं है, बिल्कुल, और कुंभ की राशि में एक ही मात्र ग्रह है, वो खुद ही बैठे हैं। तो ये कुंडली अच्छी है। अरे अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कुंडली है, आप देखो ना। लेकिन सर अगर यहीं पे जो 3 ग्रह हम बात कर रहे हैं, अगर वो तीनों में ही 3-3 4-4 जगह आ जाते, हाँ, तो ये बहुत बुरी कुंडली बहुत बुरी उसकी लाइफ में स्ट्रगल परेशानियां ही परेशानियां। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, हम लोग दूसरा अब चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए मंगल ग्रह यहाँ पर देखा कर्क राशि में नीच के बैठे हुए। कहाँ पे सर? ये देखिए आप, मंगल ग्रह कर्क राशि में यहाँ पे देख लेते हैं, नीच के बैठे हैं। कर्क राशि में मंगल ग्रह बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ओके। तो अब हमने देखा कि चंद्रमा ग्रह मेष की राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब कोई भी ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो नीच भंग हो जाता है। तो ये और अच्छी हो गई, ये और अच्छी हो गई, तो नीच प्लस पॉइंट मिल गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। तो जैसे ही कोई नीच भंग बनता है तो क्या बन जाता है? राजयोग बन जाता है। ओके, ठीक है। देखिए चंद्रमा ग्रह फिर इनके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सी राशि में बैठे हैं? मेष की राशि में। और कहाँ पे जा रहे हैं? वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और वृषभ राशि में चंद्रमा क्या होते हैं? अच्छे उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं। और वहां पे कौन आगे उनको कौन मिल रहे हैं? गुरु महाराज जी मिल रहे हैं, और गज केसरी योग उनकी कुंडली में बनते हुए
आपको दिख रहे हैं। तो ये कुंडली का विश्लेषण है कि कुंडली आपको कैसे की जाती है। और फिर देखेंगे 8वां भाव, मैं जिसे कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा लाइफ में पैसा देता है, 2 नंबर का पैसा, कैश। अनाप शनाप पैसा, जो एकदम से पैसा आना, वो 8वां भाव देता है। यदि 8वें भाव का स्वामी आपका 11वें घर में बैठ जाए तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका सबका 8वें भाव का स्वामी आपको 11वें भाव में बैठा हुआ मिल जाएगा। तो सेम इनकी कुंडली में देखेंगे 8वें भाव का स्वामी कहाँ बैठ गए, 11वें 11th हाउस में जाकर इनके बैठ चुका है। तो ये देखिए, मैं आपको ये कुंडली को विश्लेषण करने प्लस का प्लस होती जा रही है कुंडली। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिनके भी जातक ये जन्म है तो इस तरीके के आपको देखना है कि उसका नक्षत्र लोड, उसका राशि लोड, और अभी तो मैंने इसके ऊपर और भी नहीं, सब लोड और सब लोड पे तो मैं गया ही नहीं। तो बहुत बेसिक पे ही इतनी डिटेल में चले गया हूँ। देखिए कि आपको ये कैसे जाना है। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सब लोड भी कैसे काम करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक जातक है, उसका जन्म दिल्ली में हुआ, एक जातक है उसका जन्म मान लीजिए जयपुर में हुआ। तो जयपुर का और दिल्ली का यदि हम बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे, तो 15, 10, 19 कैसी, चाहे अमेरिका में पैदा हो चाहे इंडिया में पैदा हुए, सही बात है। तो यहाँ पे मैं देखना है कि जयपुर में भी पैदा होऊंगा और दिल्ली में पैदा होऊंगा, तो मेरा सब लोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, चाहे समय सेम है, समय सेम है, ठीक है, समय सेम है, दिन सेम है, लेकिन मेरा सब लोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है और वहाँ का लैटीट्यूड लैंगिट्यूड मेरा अलग है। और मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, नई दिल्ली में पैदा हुआ, एक सफदरगंज हॉस्पिटल में, और एक में पैदा हुआ पुरानी दिल्ली में, तो मेरा सब लोड चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत डीपली एस्ट्रोलॉजी है। मतलब ये बहुत डीप है कि आप अगर किसी के पास भी जा रहे हैं, मतलब मैं तो एक चीज कहूंगा, तो आपसे अपना नक्षत्र लेके मत जाइए कि बस मेरा ये बता दो आप क्या है, उसके अंदर बहुत चीजें हैं जो आपकी पूरी कुंडली को इम्पैक्ट डालती है। ये आप समझने, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जातक किसी भी जातक, ये जातक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया मान लीजिए, तो बोला कि आप नेता बनने के आपके अंदर योग है कि नहीं है। उसने देखा तेरा सूर्य भी नीच के, तेरा मंगल का नीचा रहे, भैया तू जैसी राजनीति में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो करता रहे। और मैं यहाँ पे ये कहूंगा, क्योंकि आपके सूर्य भी नीच के हैं और आपके मंगल भी नीच के हैं, लेकिन अंदर से देखते हैं वो आपके सगे है कि नहीं है। आइए तो देखिए, सूर्य भी संपत्ति के हैं और मंगल आपके शेम के हैं। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो सूर्य आपको पैसा दे रहे हैं और मंगल आपका शेम, मतलब कि एक अच्छे ग्रहों में से हैं। तो इसका मतलब है, हे जातक, मैं जातक क्या बोलता हूँ, आप राजनीति में जाइए और जितनी दबंगता से काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। सूर्य यदि महाराज नीच के हो जाते हैं और आपके अंदर से संपत्ति के हो जाते हैं, तो ऐसा जातक जितनी हमेशा जी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पता लगे तो ऐसा जातक को येन केन पकरेन सारे काम करने आते हैं। ओके, देखिए ना आप। लेकिन सर इसमें अगर महादशाएं चल रही हो, थोड़ा सा महादशाएं भी लिया, महादशा चलेंगे तो और उनको पैसा आएगा ना, और चीजें अच्छा। और क्योंकि सूर्य संपत्ति के बैठे हैं, मंगल ग्रह इनके शेम के बैठे हैं, तो इनका मतलब क्या है कि वो बाहर से तो दिखने में तो लग रहा है भैया इसको कुछ नहीं आता है, लेकिन अंदर से कितना कुछ आता है ये कोई नहीं जानता है। इनकी कौन सी महादशाएं चल रही हैं अभी? इनकी महादशा की, इनकी दशा की मैं बात करता हूँ। इनकी मैं महादशा बात करता हूँ। देखिए, इनकी अभी शनि महाराज की महादशा चल रही है और गुरु की इनकी महादशा गुरु की चल रही है और शनि महाराज की अंतदशा चल रही है। अब सॉरी, पानी लीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं कि गुरु की महादशा आपको क्या रिजल्ट देगी और शनि की अंतदशा आपको क्या रिजल्ट देगी। अब अपने बात कर रहे थे अमित शाह जी की कुंडली, बहुत बड़ी कुंडली है, बहुत बड़ा नाम है। अभी देखते हैं कि शनि इनकी अंतदशा किसकी चल रही है और गुरु और महादशा किसकी चल रही है। आप देखेंगे इनकी महादशा गुरु की चल रही है जी, और अंतदशा शनि महाराज की चल रही है। सी अंतदशा कैसे पता, मतलब तो देखिए, गुरु के अंदर शनि आप देख रहे हैं, विश्वामित्र दशा आप देख रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर महादशा दिखा रही है और शनि, मैं जो कर्सर दिखा रहा हूँ ये अंतदशा दिखा रही है। इसको अपने इस प्रकार से मैं एक बार कर्म कर देता हूँ। तो सबसे पहले इनकी जन्म की दशा वीनस है, शुक्र की, फिर सूर्य की चली, चंद्रमा, मंगल, राहु और गुरु की। और कितने टाइम में चेंज होती है सर दशा? ये हर दशा का एक समय होता है। सबसे लंबी दशा शुक्र ग्रह की होती है और सबसे छोटी दशा सूर्य ग्रह की होती है। अच्छा, ये शुक्र की दशा तकरीबन 20 साल की होती है और शुक्र ग्रह की तकरीबन दशा 6 से 7 साल की होती है। ये इस पर अपन जाएंगे तो फिर दोबारा से बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा।
तो अभी देखते हैं कि गुरु के अंदर सबसे हर पहले पॉइंट में से शाखाएं निकल हाँ, रही हैं शाखाएं निकलती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गुरु के अंदर जब भी महादशा चलेगी तो पहली अंतर्दशा उसी ग्रह की होगी जिसकी महादशा चलती है। तो उसके बाद में उसका कर्म चलता रहता है। जैसे केतु शुक्र सूर्य गुरु शनि बुध चंद्र मंगल राहु, इस प्रकार से 9 की एक अलग से दशा चलती है। ये दशा के कर्म को हमने समझना है तो इस यहाँ से भी हम गोचर से भी इसको समझ सकते हैं कि जिससे पहले गुरु की दशा चलेगी, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की, ओके, फिर शुक्र सूर्य ठीक है। चंद्रमा मंगल, यूं करके तो चलती रहेंगी ये। अंतदशाओं का कर्म। ये इनकी जो पहले दशा चलेगी, जन्म की दशा तो शुक्र है। शुक्र की होगी, लेकिन जब महान दशा में अंतदशा का कर्म आएगा तो वो आएगा पहले गुरु के अंदर गुरु, फिर गुरु के अंदर शनि, फिर गुरु के अंदर बुध, फिर गुरु के अंदर केतु, फिर गुरु के अंदर शुक्र, गुरु के अंदर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु। फिर जब उनकी अगली महादशा होगी वो फिर शनि शनि के अंदर आएंगे सब शनि तरीके के के। अंदर, हाँ वैसे आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक साइंस है। अब गोचर से समझना बहुत इजी है थोड़ा मतलब मुझे गोचर से जल्दी समझ आया एकदम। अब मैं जो बात करता हूँ कि गुरु की महादशा अब इन्हें क्या फल देगी, ओके, ठीक है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु की महादशा इनकी क्या फल देगी। तो यहाँ पे देखा कि गुरु महाराज जी इनके 9th हाउस में, भाग्य के घर में, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है। जितने भी लोग, सब लोग क्या बोलते हैं कि शुक्र और गुरु आपस में क्या है, दुश्मन है। बहुत अच्छा आपने बोला। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वह गुरु के साथ में दुश्मनी नहीं निभाता वृषभ राशि के अंदर। शुक्र ग्रह गुरु के साथ में दुश्मनी निभाते हैं तुला राशि के अंदर। ओके, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है, नया ट्विस्ट ओके एक और आ गया है। देखिए ठीक है। दोस्तों आपको बताता हूँ, जैसे चंद्रमा है, वृषभ राशि में चंद्रमा ग्रह है, उच्च के हैं, और जबकि वैसे चंद्रमा शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो इसका मतलब कि जो शुक्र महाराज जी चंद्रमा से या सूर्य से या गुरु से या मंगल ग्रह से दुश्मनी निभाएंगे, तब निभाएंगे जब ये ग्रह उनकी मूल त्रिकोण की राशि में आ जाएंगे। ये एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल। इसमें भी मैं समझाऊंगा। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। जैसे मंगल ग्रह की भी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। लेकिन मंगल ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष राशि है, मूल त्रिकोण। ऐसे ही शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला राशि है। फेवरेबल जो राशि है वो तुला राशि को ही अपना मानते हैं, वृषभ राशि को अपना नहीं मानते। वो है उनकी राशि, लेकिन उस पर अधिकार देवताओं का भी है। ओके, ये फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जब भी कभी एस्ट्रोलॉजी मैं आपको कहता हूँ, जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मैं उन्हें एक ही बात, अभी मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु भी सिखाता हूँ, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मेरी 10 साल की तपस्या, जैसे हनुमान जी कहते हैं कि मेरा सीना फाड़ के देखोगे आपको क्या मिलेंगे, सीताराम मिलेंगे। और मैं कहता हूँ कि मेरा सीना फाड़ोगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी मिलेगी तो एस्ट्रोलॉजी मेरे इतने ब्लड के अंदर है। मतलब हम ये तो पहला एपिसोड है सर के साथ, जो हम बहुत बिगिनिंग लेवल पे, बहुत बिगिनर्स के लिए इसमें हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे की और अभी सुनिए, अभी तो सुना ही कुछ नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ट्रायल हुआ है। देखिए कि सबसे पहले देखिए गुरु की महादशा चली है, तो गुरु कहाँ बैठ गए, 9th हाउस में। गुरु की दोनों राशियां कहाँ बैठी हुई है, गुरु की राशि 4th हाउस में बैठी हुई है, और गुरु की दूसरी राशि 7th हाउस में बैठी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु हमें 3 भावों के हाउस रिजल्ट देंगे, 9th हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस के, तीनों के रिजल्ट देंगे। अब गुरु किसके राशि में बैठे हुए हैं, वीनस की राशि में। तो इसका मतलब 12वें घर के भी हमें रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब देखते हैं कि गुरु महाराज जी यहाँ पे किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो हमने देखा कि गुरु महाराज जी यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सूर्य 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो 2nd हाउस के भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी तो इतना ही समझ लेते हैं कि 5वें के हमें रिजल्ट, 9th हाउस के रिजल्ट मिले, 4th के और 7वें के, 12वें के और दूसरे के। यानी कि दूसरा जो किसका हाउस है, पैसे का, पैसा इनके पास आने के पूरे योग बने हुए हैं। ये भाव एक्टिवेट है। 12वां घर किसका है, खर्चे का भी है, और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। दोनों ही चल रहे हैं, दोनों भी आपका। ये 12वां घर आपने मजबूत कर लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट मजबूत हो जाएगी। और यदि आपका घर कमजोर है तो फिर आपके खर्चे होंगे। मजबूत कर लिया मतलब इसमें मजबूत उपाय हम ला सकते हैं। हाँ, इसमें उपाय होंगे, या इसके भी फिर ये बहुत लंबी हिस्ट्री चली जाएगी। ओके, यदि ये 12वां घर आपका कमजोर है तो इसका मतलब फिर आपके खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ओके, और ये 12वां घर आपका मजबूत है, कमजोर है, मजबूत है, या कमजोर होके मजबूत है, यानी कि अब कमजोर है तो एक अलग बात होती है। और मजबूत ही मजबूत है, मजबूत में कमजोर है, तो ऐसे करके बहुत सारी इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो इनका 12वां घर में है, तो इसका मतलब है कि इनके इन्वेस्टमेंट फॉरेन में जाके ये पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, लैंड खरीद लें या कोई होटल इंडस्ट्री खरीद लें, ऐसा भी इनकी कुंडली में एक योग है। या फॉरेन में जाके एक नया काम शुरू कर दें,
क्योंकि फॉरेन के घर में 5 नंबर की राशि बैठी हुई है और वहाँ पे वीनस 5 नंबर की राशि हमें क्या बताती है? नया काम, नया पैसा, नई इन्वेस्टमेंट। तो मतलब हर ये चीज नई से जुड़ जाएगी नई से जुड़ जाएगी, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी लेने के इनके योग यहाँ पर ओके। फॉरेन में जाकर गुरु की अंतर्दशा में यहाँ पे इनके बने हुए हैं, यदि हम इनकी कुंडली की दशा की बात करता हूँ। तो अब देखिए फिर नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे कि गुरु महाराज की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। गुरु महाराज की दृष्टियां होती हैं 3, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से पराक्रम हाउस को देख रहे हैं और फिर 9वीं दृष्टि से ये 5वें घर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब 3 हाउस यहाँ पे और एक्टिवेट हो गए। इसमें लगन में गुरु देखे तो इसका मतलब जातक का दिमाग क्या होता है? बहुत तेज लेवल का, एक अलग ही लेवल का जातक का दिमाग यहाँ पर है। और जातक 3rd हाउस पराक्रम के हाउस को देख रहा है और यहाँ पे गुरु 9th हाउस को देख रहा है। मतलब कि गुरु यहाँ पे 6ठे और 8वें घर को नहीं देख रहे हैं और गुरु यहाँ पे उनके एक अच्छे बैठे हुए हैं। और गुरु का जो नक्षत्र लोड है और गुरु का जो राशि लोड है वो भी इनकी फेवर के हैं, वह उनके शत्रु यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 12वां घर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि इनके हॉस्पिटल के चक्कर भी लगने के योग हो सकते हैं, ऐसा भी कुंडली में दिखा रहा है। तो मैं बात करता हूँ शनि महाराज जी की। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था, जहाँ पे हमने लॉर्ड्स देखे थे, अगर वहाँ पे हमारे गुरु बहुत ज्यादा राशियों के लॉर्ड हो जाते हैं तो वो इनके फेवरेबल हो जाएंगे? इनकी फेवरेबल है, गुरु इनके लिए अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ शनि महाराज की अंतर्दशा के बारे में। शनि महाराज की जब अंतर्दशा चली तो शनि महाराज जी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वध के थे। लेकिन अपनी भी मूल त्रिकोण की राशि, शनि महाराज की 2 राशियां हैं, मकर की राशि और कुंभ की राशि। तो मैं उनमें भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस में है? मकर, कुंभ की राशि में। अच्छा, मकर राशि में उनकी मूल त्रिकोण नहीं है। ओके, ये मेरा मिट्टू है। कुंभ की राशि में वो अब सबसे कंफर्टेबल है। ओके। छठे घर में बुध के घर में बैठे हुए, तो बुध उनका मित्र है। ऐसे देवताओं का एक देवता है जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये 4 देवता प्लेनेट हैं। और 4 शत्रु प्लेनेट कौन से हैं? राहु, केतु, शनि और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह अपनी व्यवस्था चेंज कर लेते हैं ग्रहों को देखकर, जिन्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं बेसिकली। लेकिन ये समय के साथ में, लेकिन बेसिकली ये पापी ग्रह हैं, ये दानव प्लेनेट हैं, देवता प्लेनेट नहीं है। बुध ग्रह, हाँ ओके, बुध ग्रह दानव प्लेनेट है, देवता प्लेनेट नहीं है। लेकिन ये देवताओं के साथ में हो जाते हैं अपनी स्थिति को देखते हुए, दोनों तरफ की बाजी पलटी मार देते हैं। तो बेसिकली शनि अपने मित्र के घर में है, शनि महाराज जी अपनी ही राशि में है। अब देखते हैं शनि महाराज जी यहाँ पे किसके नक्षत्र में है। तो हमने यहाँ पे देखा शनि महाराज जी किसके नक्षत्र में? शनि मंगल के नक्षत्र में है। अरे मारे गए। शनि महाराज जी मंगल के नक्षत्र में और मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इनको देखिए, ये हमेशा स्वस्थ रहें, ये हमारे गृह मंत्री हैं, हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन यहाँ पे इनको एक हेल्थ इशू आता हुआ भी मेरे को दिखाई दे रहा था। मतलब ये 5/1/24 से शुरू हुआ, जैसे दशाई। तो मतलब जनवरी 24 से इनके साथ में कोई ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के योग बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्या अब उससे बाहर आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे? क्योंकि मंगल ग्रह कहाँ बैठे हुए? 11वां घर अच्छा स्वास्थ्य है, तो इसलिए वहां से यदि यदि कोई भी जातक अपनी हेल्थ से कब बाहर नहीं आ पाता? जब किसी भी जातक की कुंडली में 4, 6, 8, 12 भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो जातक हेल्थ से बाहर नहीं आ पाता है। कौन कौन से हाउस? 4, 6, 8, 12 और मारक और बाधक की सपोर्ट मिल जाए। बहुत अगेन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत डीपली। और 1, 3, 5, 9, 11 ये भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से? 1, 3, 5, 9, 11। तो ऐसा जातक बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कमजोर एक्टिव रिकवरी कर लेता है। तो आइए चेक करते हैं। तो शनि महाराज जी यहाँ पे 6ठे घर में बैठे हुए हैं। शनि महाराज जी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। वध का तारा यहाँ पर बनकर बैठ गए हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि दुश्मन तो हैं, लेकिन दुश्मनी उतनी अच्छे से नहीं निभाएंगे, क्योंकि राशि भी खुद की है, त्रिकोण की है और फेवर में अच्छे ग्रह में भी बैठे हुए हैं। शनि महाराज जी को कौन देख रहा है? वीनस, शुक्र अपने साथ में। शनि की यदि कोई एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि कोई गर्लफ्रेंड है तो कौन है? शुक्र ग्रह है। तो शनि को शुक्र यहाँ पे सपोर्ट में देख रहे हैं। और शुक्र शनि शुक्र को देख रहे हैं, शनि शुक्र शनि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या करेगा? बचत भी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। शनि की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं? शनि की दृष्टि
यदि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि शनि की दृष्टि, थर्ड दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि सूर्य पे, शुक्र ग्रह पे, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, शुक्र पे पड़ रही और है, इनकी गुरु 10वीं पे, दृष्टि गुरु पे, थर्ड हाउस पे पड़ रही है। गुरु ही है ना सर नहीं, थर्ड थर्ड हाउस? हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा आ रहा है, अच्छा नहीं, थर्ड हाउस में चंद्रमा पे थर्ड दृष्टि पड़ रही है, हाँ थर्ड दृष्टि पड़ रही है। थर्ड दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनका पैसे का नुकसान भी हो, ऐसा सकता भी है। सकता है। यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी को दे, तो यहाँ पर नुकसान कैसा होगा, खुद के गलत डिसीजन की वजह से होने के योग भी यहाँ पे इनकी कुंडली में बन रहे हैं। ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैंने अपनी समझ से ज़्यादा, ऐसा होने के योग यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन एक अच्छे योग भी उसके साथ साथ में कुंडली में आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। 8वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ, 9वां घर एक्टिवेट है, 11वां घर एक्टिवेट है, 5वां घर एक्टिवेट है। तो शनि महाराज जी 5वें घर के भी स्वामी है ना, देखिए आप, क्योंकि पांचवा भी एक्टिवेट है, 11वां भी एक्टिवेट है, यानी कि हेल्थ इशू यहाँ पे आएंगे भी तो उससे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। रिकवर भी ये कर लेंगे। 5वां और 11वां दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे सर तरीके ये तो बहुत अच्छी कुंडली हो गई, मतलब हाँ। एक तो अलग ही लेवल जा रही है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे पता चलेगा जो बेकार कुंडली है? तो यदि यही इनका नक्षत्र लोड मैक्सिमम जो शनि महाराज जी बन जाते तो ये अच्छी कुंडली नहीं थी। अब आगे जाके देखते हैं नक्षत्र के योग से जाके देखते हैं, देखिए तो जाके देखेंगे इनके योग क्या बन रहे हैं, सिद्धि योग। ओके, किसी भी चीज को हाथ लगा देंगे तो क्या बन गया, सिद्धि योग, सिद्ध कर लिया वो। सिद्ध कर लिया। पद्म योग अगेन एक बहुत अच्छा योग इनकी कुंडली में। प्लस 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 तो मेरे कहने का मतलब ये किसी और इसके बाद प्रतिपदा इनका एक योग और बन रहा है। तो मैंने कहने का मतलब है कि आप देखिए, अभी तो मैंने आपको ये, अभी मैंने बहुत डीपली में गया नहीं हूँ, अभी मैं सब लोड पे गया ही नहीं हूँ। वैसे अगर मैं ऊपर से पूछूं आपसे, अभी तो आप देखिए ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके व्यूअर्स को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लगन कुंडली आप देख रहे हैं वही सब कुछ नहीं है। अभी मैं दरेज खान कुंडली पे नहीं गया हूँ, अभी मैं नमाज कुंडली पे नहीं गया हूँ, अभी मैं D7 पे नहीं गया हूँ, D60 पे नहीं गया हूँ। यह एक बहुत सारी अलग कुंडलियाँ हैं, देखते चलो देखता हूँ। अब मैं आपको नमाज कुंडली इनकी एक और दिखा देता हूँ। ये क्या होती है? नमाज कुंडली आपके 7वें घर का 9 पार्ट कर देती है। तो ये नमाज कुंडली होती है। जैसे इसमें से कौन से ग्रह, जैसे मंगल ग्रह यहाँ पे क्या है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पे मंगल ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मंगल ग्रह गुरु की राशि में जाकर बैठ गए हैं। और शनि महाराज जी यहाँ पर जो अभी राशि चल रही है नमाज कुंडली में, मंगल के नमाज में ये बैठे हुए हैं। और मंगल इनके कौन से ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, अभी मैं देख के बताता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, एक बार हेल्थ में तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मंगल यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, शेम के ओके, शेम के भी। तो मंगल कर्क की राशि में बैठ गए। देखिए अमित शाह जी के बारे में इतने बातें कहना मुझे अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग विवादास्पद जमीनें लें, किसी की जमीन पे ओके कब्जे कर ले, मतलब जब कर्क राशि में मंगल बैठ जाए और अंदर से आपका हो, तो ऐसा जातक किसी को भी जमीन को हाथ लगा दे, सामने लोग कहता है भैया ये जमीन ले लो, आप ही ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। ऐसी इनकी कुंडली में योग अब बनकर प्रबल। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ ब्लड से रिलेटेड अब ये है कि नहीं है ये तो भगवान जानता है या अमित शाह जी जानते हैं, ऐसा है इनकी कुंडली में। ये वो योग है, वो योग इनकी कुंडली में बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और मंगल इनकी मीन राशि में जाके बैठ गया, मीन की राशि इन्वेस्टमेंट की राशि है। अब केपी कुंडली भी एक कुंडली होती है, केपी कुंडली का मतलब कृष्ण मूर्ति पत्ती। कृष्ण मूर्ति पत्ती जी ने बोला कि ग्रहों की स्पष्ट स्थिति क्या है। लगन क्या बताता है कि आपकी ग्रहों की अस्पष्ट स्थिति बताता है। ओके। और कृष्ण मूर्ति कुंडली जिसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में चलित कुंडली के लिए बोला जाता है। जो अभी के समय क्या स्थिति है? नहीं। स्पष्ट कुंडली का मतलब क्या हो गया कि जो पृथ्वी है ना, जो वो सूर्य को चक्कर लगा रही है, लेकिन वो टेढ़ी होकर लगा रही है। वो 23.4 डिग्री घूमी हुई है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ रही है तो वो समान रूप से नहीं पड़ रही। ओके। तो ये आप ये मान के चलिए कि जब लगन कुंडली बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि सूर्य की जो दृष्टि है वो पृथ्वी पे पूरे बराबर पड़ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो बराबर नहीं पड़ रही है। तो जब बराबर नहीं पड़ रही तभी देखो ना, कहीं 6 महीने दिन है और 6 महीने रात है, आपको पता ही है ना। और हमारे यहाँ पे 24 घंटे में दिन, 24 घंटे में रात है, लेकिन बहुत सी पृथ्वी पे ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपका जीवन आप जी नहीं पाओगे, बिल्कुल रात होती नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है या ये दक्षिण गोलार्ध है। दक्षिण गोलार्ध के ऐसे कोने जहाँ पे आप जी नहीं पाओगे, यहाँ पे रह ही नहीं पाओगे, या एक समय के लिए तो रह सकते हो लेकिन आपको एक चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। तो इसका मतलब है ये स्पष्ट स्थिति आपकी बताने जा रहा है। जो स्पष्ट स्थिति में आप देखेंगे तो बुध ग्रह यहाँ पे उचके हो गए, शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में चले गए पंचम घर में। अगेन यहाँ पे शनि और मंगल की एक यहाँ पे स्थिति आपस में दृष्टि संबंध यहाँ पे भी केपी कुंडली में इन्होंने बना लिया। तो मैं बार बार ये इनको कह रहा हूँ
कि एक बहुत अच्छे प्रॉमिस इनकी कुंडली में एक जिस चीज़ के मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, देखिए बड़े आदमी हैं, तो गुरु यहाँ पे उनके 8वें घर में, लेकिन मेष की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भी 8वें घर का संबंध 11वें घर से बनता है, तो अचानक से सफलता, एकदम से सफलता। ओके और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जी मंगल ग्रह है नीच के होने के बाद यदि राशि परिवर्तन कर लें और इस प्रकार से गुरु की महाराज की के साथ में संबंध चंद्रमा के साथ में राशि परिवर्तन कर लें, तो ऐसा जातक सारी दुनिया बोलेगी कि तेरे को तो दबंग नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ ऐसा जातक क्या होता है, दबंग दबंगता के क्षेत्र में अलग ही लेवल का होता है। जन्म से ही, जन्म जात से ही ऐसा जातक एक अलग ही लेवल का आपको देखने को मिला। मेरी कुंडली का मतलब अभी तो इनकी कुंडली देख के यहाँ तक प्लस आ चुके हैं हाँ। जी से प्लस अब प्लस देखिए, प्लस आ रहा अब आपको एक बात बहुत अच्छी बात बताता हूँ। है जी देखिए कि टिकट मिलना, हम्म चुनाव में टिकट मिलना कैसे देखा जाए कि मैं अप्लाई करूं मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। थर्ड हाउस को बोला जाता है टिकट से, ओके और थर्ड हाउस का संबंध यदि 11वें घर से हो जाए तो ऐसे जातक को चुनाव में टिकट मिलने के योग होते हैं। तो ये तो चुनाव का हो गया। और किसी को फेमस का देखना है कि मैं तो फेमस होगा नहीं होगा, तो नेम एंड फेम अगेन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस नेम एंड फेम पराक्रम का, शौर्य का आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का यदि मालिक 11वें घर से बैठ गया तो आपके पॉडकास्ट को, आपको फेमस करने को आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये आपकी कुंडली, और वही फिर थर्ड हाउस का मालिक और 11वें घर का मालिक अंदर से आपका बैठा हो तो तो नहीं तो क्या होगा कि आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता आप चाहते हैं। तो इनका देखिए मंगल अंदर से भी इनका है, और फिर देखिए तीसरे का 8वें का और 11वें का संबंध बन गया, 3 8 11 का संबंध बन गया है। तो मतलब कि जब भी इनको सफलता मिलेगी तो कैसे मिलेगी, छप्पड़ फाड़ के मिलने के। इसमें कोर्ट केसेस भी देखे जा सकते हैं कोर्ट केस छठे घर से देखा जाता है, छठे गेट से छठे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से। देखिए अमित शाह जी को घर से भी दूर रहना पड़ा, 12वां घर इनका एक्टिवेट है, 8वां घर भी इनका एक्टिवेट रहा है। तो 8वां घर भी जब भी, और मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हैं तो इनके ऊपर कोर्ट के चलना, ये चलना, समस्या होना, तो ये और छठे घर में शनि महाराज जी, मैंने क्या बोला है, वध के होके बैठे हैं। बिल्कुल तो रोग ऋण शत्रु का घर कौन सा है, छठा घर। छठा और छठे घर में शनि महाराज जी बैठ गए तो इसका मतलब रोग ऋण शत्रु इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो उनसे बाहर आ जाएंगे, उसकी पावर्स अलग चल रही है उनको बाहर लाने के लिए लगा रही है। और जब भी वो बाहर आएंगे तो जिन्होंने इसको किया है उसको ये अंदर कर दे, क्योंकि दबंग है भेजेंगे, क्योंकि ये दबंग है, क्योंकि इनको अपनी शत्रुता निकालनी आती है। लेकिन होंगे जरूर, ये कौन बता रहा है, शनि छठे महाराज में बैठा हुआ है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखूंगा तो आपको बिल्कुल अलग दिखेगी। ओके अभी उनकी कुंडली नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनकी ही कुंडली लेंगे तो उनका छठा घर इतना मजबूत नहीं है। अच्छा, तो उनके देखो आप इतने, उनका सबसे मजबूत घर कौन सा है? 11वां घर, अच्छा, तीसरा घर, ठीक है। उनका पैसे का घर इतना मजबूत नहीं है, उनका नेम एंड फेम का घर ज्यादा मजबूत है। अगली बारी में अपने क्या करेंगे, अब इनका जो अमित शाह जी का है, इनका पैसे का घर भी मजबूत है, नेम एंड फेम का घर भी मजबूत है, और छठा घर भी, 8वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, 12वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, और चौथे घर का मालिक 9 से और 12 से संबंध बना रहा है। तो ऐसे जातक को अपने घर से बहुत दूर जाकर भी, होम अरेस्ट जिसे कहते हैं ना, कि अपने घर से बहुत दूर जाकर भी रहना पड़ता है। तो जैसे इनके ऊपर केस हुआ तो देखो कितने टाइम तक ये छुप कर भी रहे थे। तो ये सब इतनी डीपली आपको कैसे चेक करना है, आपको कैसे चेक करना है, तो ये आप हमारी कुंडली के माध्यम से आप सामने वाले को बता सकते हैं। सर ये तो सही कुंडली की बात रही। अब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना हम बता रहे हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगा, अगर उनका कोई भी ग्रह खराब होने वाला है तो उनको क्या क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए, और जिससे उनको इम्पैक्ट होना चाहिए कि यार ये ग्रह मेरा खराब हो रहा है तो ये मेरा सही है या गलत है। पहली बात तो ये पता लगेगा कि आपकी कौन सी ग्रह की दशा आने वाली है, ठीक है, या चल रही है, वो आपकी फेवर का है या नहीं है। ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जनरली ये तो हो गया, अपन ने ग्रहों की दशा महादशा देख ली। अब मैं गोचर की भी बात करता हूँ। यदि मैं गोचर में चेक करूँ तो शनि महाराज जी यहाँ पे इनके 7वें घर में उच्च के होके गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि से निकले हैं, अपने गोचर के होके गोचर कर। लेकिन आने वाले समय में इनको थोड़ी सी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब शनि महाराज जी कहाँ गोचर करेंगे, मेष की राशि में, हम पे चंद्रमा भी बैठे हैं। तो तकरीबन एक शनि एक राशि में कितने साल रहते हैं, 2.5 साल। तो अभी ये इनकी जो 1 डिग्री है, तो तकरीबन 2.5 साल के बाद इनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज वध के भी हैं और 8वें घर में भी गोचर करेंगे। तो ये गोचर की एक अलग ही एक एस्ट्रोलॉजी है, ये अलग शाखा है। तो लेकिन अब कैसे पता लगे
कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहा है, हाँ, कि कौन सा ग्रह मुझे खराब। नॉर्मल व्यूअर नॉर्मल एक व्यू की मैं लिए बात करता हूँ। तो शनि महाराज जी, अब मुझे बताइए कि 9 ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म तो मंगल है सर। सबसे गर्म मंगल है और सबसे ठंडा सबसे ठंडा सर कोल्ड ग्रह, कोल्ड ग्रह, जो मतलब किसी ठंडा? से पंगा नहीं लेता। ठंडा ग्रह गुरु? पंगा लेना ले। गुरु? अरे देखिए, जनरली पूछ रहा हूँ अभी अपने व्यूअर से भी अपने मैं कहता हूँ जैसे वो पॉडकास्ट देखे ना तो साथ साथ में क्या करते रहे, कमेंट्स करते रहे। टाइप करते रहे, कमेंट हाँ। करते रहे, ताकि उनकी भी नॉलेज क्या हो जाएगी। क्योंकि ये बुध ग्रह क्या बोलता है कि आप यदि किसी को सुन रहे हैं और सुनते सुनते टाइप करना शुरू कर देते हैं तो आपका बुध ग्रह क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह है वो सूर्य है, मंगल नहीं है। सब मंगल, लेकिन खून कहते हैं। मंगल खून से देखा जाता है ना, सूर्य के बाद यदि कोई गर्म है तो वो मंगल है। ओके, मैंने खून के थ्रू बताया था क्योंकि हम अभी इंसान की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा गर्म मंगल, क्योंकि हमारे सर्कुलेट होता रहता है हमारे कोई शरीर बात में। नहीं, अभी आप एक्चुअली सीख रहे हाँ, हैं तो बिल्कुल। कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल। सूर्य आग का आग का गोला गोला है। ठीक है। यदि मान लो कोई किसी पूरा का पूरा घर जल रहा है तो मतलब सूर्य ग्रह खराब है, और घर के अंदर तंदूर जल रहा है तो मंगल है। ओके, तो मंगल भी अग्नि है, लेकिन घर के अंदर खाना बन रहा है तो वो तो ओके है। ओके है। तो मतलब ये तंदूर घर के अंदर कमरे में आग लगी है तो मतलब कि मंगल ग्रह खराब है, अच्छे नहीं है। मंगल ग्रह को खराब कहना भी देखो तो थोड़ा सा ना डर लगता है, डर लगता है। मतलब ऐसा इम्पैक्ट आता है सर अरे भैया ये ग्रह कब आपके पीछे पड़ जाए, हम बातें किसकी कर रहे हैं? ग्रहों की। तो भैया ये ग्रह मेरे को और आपको सबको देख रहे हैं ना, इसलिए इन ग्रहों को खराब करने से पहले भी मुझे अपने शाम को रोज प्रायश्चित वंदन करना पड़ता है कि देवी देवता और ग्रहों, मैं आपका ही काम कर रहा हूँ और जानने जाने में मैंने आपसे कुछ अच्छा बुरा कह दिया हो तो मुझे क्या करना, माफ करना। ये रोज शाम को मैं प्रायश्चित वंदन करके सोता हूँ। नहीं, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ। और मैं बाई चांस पर्टिकुलर ग्रह का नाम लेके कि ये तो खराब है, अरे भैया कह मत देना, उनको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कि शनि महाराज जी खराब हैं, चलो तेरा शनि खराब है, अरे भैया तेरे शनि पता लगे उसका खराब है नहीं खराब है, तेरा पहले खराब हो जाएगा। ओके, आपको पहले ग्रहों को तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना, ये देवता हैं, ये कोई चलते फिरते कोई खिलौना थोड़ा ना है। हमें उनको ग्रहों को क्या एक इज्जत से मान से। शनि महाराज जी मैंने बोला कि मंगल ग्रह जी यहाँ पे नीच के हैं, तो मंगल ग्रह नीच के हैं, हाँ ठीक है, ये मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि वर्ड पराशर जी ने लिखा ही ऐसा है, बिल्कुल लिखा ही ऐसा उसके है। लिए फिर माफी अलग मांग रहे हैं। माफी तो शाम को मांगनी पड़ेगी ना भैया, प्रायश्चित वंदन करके सोना पड़ेगा। अरे भैया आपको जाने जाने में आपको मैंने गलत कह दिया और बिल्कुल, मेरे से कोई ऐसी बात निकल गई हो तो मुझे माफ करना। तो ये चीज सर आपने बहुत अच्छी बताई। हाँ, तो क्योंकि अभी हम बहुत बात सारे भी कर व्यूअर्स रहे हैं। नॉर्मली अपनी कुंडली कहीं दिखाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, मेरा तो ये ग्रह खराब है, मेरा ये ग्रह खराब है। लेकिन जो आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, कि ग्रेटिट्यूड तो भैया ये हम शनि महाराज जी कहने पड़ेंगे, मंगल जी कहने पड़ेंगे। हाँ। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो अभी बात करते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन से हैं? सूर्य। सूर्य। और सबसे कोल्ड ग्रह कौन से हैं? आपने बोला गुरु। सबसे कोल्ड ग्रह शनि महाराज जी। ओके, अभी आपको मैं लॉजिक से समझाता हूँ। मतलब ये तो सोच भी नहीं सकता। शनि पर बर्फ हाँ, किसे देखी जाती है? शनि महाराज से। ओके, एसी शनि महाराज, पंखा शनि महाराज। शनि महाराज। जितने भी जो ग्रह आपको जमा देते हैं, ठंड आ रही है, ठंड आ रही है, तो शनि महाराज शनि महाराज आपके हैं। तो ये कहता हूँ, अब चाहे अमित शाह जी की कुंडली है तो अमित शाह जी का एसी कितने बढ़िया लगा ले, उनके एसी में से पानी लीक होगा ही होगा, क्योंकि उनके शनि वध के हैं। लेकिन ये है कि उनकी बचत हो रही है। आप समझ रहे? जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं अभी चेक कर लीजिए, जिनका भी शनि मेष राशि में बैठे हों नीच के होंगे, या फिर शनि उनके वध के बैठे हों, उनके एसी से मैंने क्या बोला, पानी। तो शनि का मतलब क्या हो गया? फ्रिज में लगी हुई चीजें। फ्रिज भी ऐसी शनि से देखा जाता है। तो ऐसा जब तक जैसी ही फ्रिज से लगी हुई चीज खाएगा तो उसका गला क्या हो जाएगा? खराब। अब देखिए आज क्या मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ बैठा है। अब मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ तो जाने जाने में एक जातक ने फ्रिज से लगी हुई मिठाई मेरे को कल खिला दी। मैं अपने घर पे तो नहीं खाता हूँ, लेकिन अब देखिए मेरा गला इम्पैक्ट मेरे तुरंत आ गया। तो शनि मैंने बासा फूड, वो आपको इम्पैक्ट देगा, वो भी आपको इम्पैक्ट देगा। जैसे आप बासा फूड खाएंगे तो शनि महाराज जी यहाँ पे, शनि महाराज जी आपके अच्छे बैठे हुए हैं, आप कितना भी बासा खाते रहिए। फ्रिज में फ्री फ्रोजन फूड, ओके, फ्रोजन फूड भी तो शनि है, तो फ्रोजन फूड खाएंगे तभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने के योग बैठे थे। शनि महाराज जी कमर को दिखाते हैं, घुटनों को दिखाते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाके। लेकिन ये है कि कुछ इनमें से जो आपको मैंने इम्पैक्ट बताए आपको इम्पैक्ट मिलेंगे। सूर्य महाराज जी क्या है? आपकी इम्यूनिटी का कारक है। ओके,
आपकी हेल्थ का कारक है। जिनके भी अब जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे इनके नीचे के बैठे होने के अंदर से पैसा दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ में थोड़ी बहुत ही परेशानी इनकी रहेगी। पेट इनका हमेशा या तो ज़्यादा बड़ा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। अमित शाह जी का पेट आप सूर्य नीचे के बैठे हैं तो सूर्य मैंने कपाल होती है, हाँ बिल्कुल। और शनि उनके बाल होते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य शनि का योग बन जाता है, उनकी कुंडली में उनके बाल उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य भी इनके अच्छे नहीं है और शनि महाराज जी भी अच्छे नहीं है, तो इनके बाल आपके तो ये आपकी कुंडली में योग है कि जिनकी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठेंगे उनकी कुंडली में प्रोटीन कम बनेगा। चलिए ये तो इनकी योग की बात हो गई, ये किसी सभी की बात करो नहीं, लेकिन अगर किसी का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, मतलब पहले उसके बाल अच्छे खासे थे, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो उसका ये योग बनना स्टार्ट हो गया है। ये योग बनने उनकी दशा अंत दशा चल पड़ी है, या वो चीजें बहुत एक्टिवेट होगी। जितने भी कुंडली में आज आपके देखो इतने सारे व्यूअर्स बैठे हैं, जिनके भी कुंडली में बाल उड़े हुए हैं, जिनके यहाँ बाल नहीं है, तो दो ही ग्रह उनके बाल उड़ाते हैं, सूर्य के साथ में शनि या सूर्य के साथ में राहु, बस इनके अलावा कोई और नहीं, इनके अलावा कोई बाल उड़ाते नहीं है। आप ये भी चेक, जिनके सूर्य शनि एक ही साथ में बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री कम है, ओके देखिए ये भी एक अभी आगे आगे बढ़ेंगे, 3.20 डिग्री से कमजोर, मतलब कि अंदर अंदर बैठी हूँ तो ये मजबूत होती है, और जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती रहती है तो ये युति कमजोर हो जाती है। अच्छा, तो जितनी ये मजबूत युति होंगी, जितने भी लोग अपने हाथ को देखेंगे तो चंद्रमा दिखता है, बाल नहीं दिखते हैं, तो उनकी सूर्य शनि की युति मजबूत होगी। या तो आमने सामने बैठे होंगे, सूर्य शनि की राशि में, शनि सूर्य की राशि में, और जितने ये होंगे उनके ऐसे वैसे ही बाल उनके सिर पे नहीं होंगे, कोई प्रोटीन ही नहीं बनता, प्रोटीन ही कम है। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी है। मेरे ख्याल से आपको आनंद आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी में से पैसा था पहले और फिर पैसा एकदम जाना स्टार्ट हो गया, तो उसकी कौन सी युति? देखिए अगेन युति पहले तो ये समझ नहीं की, जैसे पैसा था, बुरा समय स्टार्ट हो गया, हाँ मतलब अच्छा समय था एकदम बुरा अच्छा समय समय था, start एकदम से बुरा समय स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी मिशा जी को, ऐसे ही किसी जातक की कुंडली थी, बहुत अच्छा समय है, उसका ऐसे ग्रह की दशा चल रही है कि उसका राशि लोड भी और नक्षत्र लोड भी बहुत अच्छा उसकी फेवर में, पैसे के घर में बैठा हुआ है, चीज़ों के घर में बैठा हुआ है, तो उसको पैसे ही पैसा आ रहा है। वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहा है, वो क्या करे, सोने को सुहागा हो गया, और अब भगवान को मानना उसने क्या कर दिया, सोने बंद कर दिया। उसे लगता है कि सब कुछ क्या हूँ, मैं हूँ, यस आई एम राइट। और जैसे ही उसका समय बदला 24 आवर के बाद, मतलब कि उसकी दशा चेंज हुई, धीरे धीरे से बट्ठा बैठना चालू हो गया। देखिए जैसे ही उसका नक्षत्र लोड और राशि लोड चेंज हुआ, उसकी दशा माता से चेंज हुई, उसका लाइफ में डाउनफॉल और फॉल आना शुरू हो गया। इसमें जो हाउसेस होते हैं मैं बताता हूँ, 5, 8, 9, 12 यदि किसी की माँ दशा में या किसी की अंतदशा में ये घर एक्टिवेट हो जाए, 5, 8 और 9 और 12, ठीक है, इसमें छठा घर भी आता है। और यदि छठा घर भी आ गया तो मजबूती से ये, और पैसे वाले जो घर होते हैं, 2, 3, 6, 10, 11, ओके, ये पैसे वाले घर हैं। यदि किसी की महादशा में, अंतदशा में दोनों घर एक्टिवेट हैं तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। और किसी की अंतदशा में पैसे वाले घर एक्टिवेट ही नहीं हुए और नुकसान वाले घर ही एक्टिवेट हुए तो जाएगा तो पैसा जाएगा। और किसी की दशा में पैसे आने वाली घर एक्टिवेट हुए, जाने वाली एक्टिविटी नहीं हुए, तो पैसा आएगा ही आएगा। तो ये है, ये जो दशा खत्म होगी जिसमें आ रहा है, तो फिर जाना स्टार्ट होगा, या फिर मैं, एक बंदा बोलता है कि सर अभी मैं 6 महीने काम करना चाहता हूँ, मैं बोला अभी 6 महीने काम मत शुरू करो, अभी आपका समय अच्छा नहीं है, अभी 6 महीने रुको, 6 महीने के बाद हमको काम को रुकेगा भी करना चाहिए। तो देखो ये एस्ट्रोलॉजी पहले बात सुनिए, मैं हमेशा मैंने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले सबसे पहले एक पॉडकास्ट किया था जिसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम करोड़पति बन सकते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर जितने भी उपाय चारे दुनिया में आ गए, उन्होंने बोला रातों रात पैसा आएगा जी, आप ये उपाय कर लो, एक तेज पत्ता लो, अंदर रखो हाथ में, और 24 घंटे में आपको पैसे की बारिश हो जाएगी। तो वो मेरा पॉडकास्ट इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट गया, लेकिन उसमें हम इतना डिटेल में मैं पहली बार दुनिया को बता रहा हूँ। मैंने कभी भी इतना डिटेल में आगे तक, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं इसमें आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने बोला कि आचार्य जी मैं डीप में जाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जनता को डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं यूँ नहीं चाहता कि आप आए और मुझको भी उपाय बताकर चले गए। सर एक क्वालिटी कंटेंट जाना, अगर मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट कर रही है और आपको सुनना चाहती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे वो चीज़ लूँ जो वो सुनना चाहती है जी। बाकी हर चीज़ तो हर जगह मिल ही रही है, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं मिल रही है। अभी तो मैंने आपको क्या बोलूं, अभी 1.5 घंटे का तकरीबन हमारा पॉडकास्ट आराम से सर चल रहा है, तो अभी हम आपको आपकी कुंडली के बारे में 5% नहीं बता पाए। हाँ बिल्कुल, मतलब 5 भी आप ज़्यादा बोल रहे हैं। अब आप बताइए, आप कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम करती है,
मैं ये नहीं कहता, मैं खुद न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। मेरी इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट अभी इंडिया के अंदर वायरल हो गई है, जिसकी हम 500 से 700 कॉपी रोज की बेच रहे हैं। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा रिपोर्ट किसी की भी नहीं बिकती है। इसके अलावा मेरी एस्ट्रोलॉजी की आपकी न्यूमरोलॉजी की क्या डेफिनेशन, मतलब जो आप पढ़ाते हैं या आपसे कोई कंसल्टेशन लेता है? क्योंकि जैसे हमने बात करी कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो चाइना से लेके आए हैं, वो कर रहे हैं। अगर मैं आपके पास आता हूँ कि सर मेरा न्यूमरोलॉजी चार्ट देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1994, तो इसमें आप मुझे क्या बताएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये तो बताऊंगा कि आपके कौन कौन से नंबर्स आपके पास में नहीं है और कौन से नंबर्स की आपके साथ में क्या बन रही है, कंजक्शन बन रही है। ठीक है। मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देखिए, हमारे जो मैं क्या करूँ, अभी तो हम 5% की बात करेंगे। हमारा जो शरीर है 5 इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 इंद्रियां न्यूमरोलॉजी से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कितने परसेंट? 10%। ओके। 100% कौन बताएगा? एस्ट्रोलॉजी ही बताएगी। जैसे 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, आप जीभ टेस्ट, आंखों का देखना, टच करना, सुनना, बोलना और फील करना। ठीक है। तो ये 5 इंद्रियां हमारी हैं। तो ये 5 इंद्रियां हमारे ग्रहों से भी देखिए, जैसे किसी की चीज़ को पृथ्वी सूंघना, जैसे हम 5 में लगी, तो मंगल ग्रह से एक देखा कहा जाता है देखना, आइस। ठीक है। जीभ टेस्ट यानी कि शुक्र ग्रह से, और नाक सूंघना यानी कि बुध ग्रह, स्किन यानी कि शनि महाराज जी, और सुनना और बोलना यानी कि गुरु महाराज जी से। ये 5 इंद्रियां हमारी हैं, और ये ऐसी ही 5 नंबर्स को भी इंद्रियां दी गई हैं। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में बात करना चाहता हूँ, 6-7 नंबर को शनि महाराज जी से देखा जाता है। जिसकी भी कुंडली में 6-7 नंबर नहीं हो तो उनके शनि महाराज जी इसका होगा कि उनको स्किन की प्रॉब्लम होने के योग हो जाते हैं। दोनों में से कोई भी नंबर ना हो? दोनों नंबर नहीं होते। दोनों नंबर नहीं होते। एक नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम हो जाएगी। 6-7 नंबर नहीं हो तो आकाश तत्व उनका स्किन तत्व मजबूत हो गया। मोस्ट देखेंगे ऐसे लोग कानों में ईयरबड्स मारते हुए आपको दिख जाएंगे। 2, 5, 8 जिनकी कुंडली में नंबर नहीं है, उनकी कुंडली में पृथ्वी तत्व कमजोर हो गया, उनको उनकी नक्सीर फूट सकती है। बार बार नाक में से क्या निकल सकता है, खून निकल सकता है। टेल बोन भी आपकी बुध ग्रह से देखी जाती है। ऐसे जातक लाइफ में एक बार बाथरूम में गिरने से उनको पीछे चोट लगती है। ऐसे लोगों की टेल बोन में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जितने भी आप वो देख लीजिए। और जिनकी कुंडली में 2, 5, 8 नहीं होता, ऐसे लोगों को नाक की समस्या, नाक से पानी बहना, नाक से खून बहना, जुकाम हो जाना, ऐसा भी आपको ज़्यादा देखने को 2, 5, 8 2, 5, 8 नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह नहीं है ना। आज हम ऐसे न्यूमरोलॉजी से भी कुछ नई बातें कर रहे हैं। ऐसे जातकों को जब भी वो अपना मकान बनाएगा, घर बनाएगा, तो घर का सुख नहीं मिलता है। या तो वो फ्लैट में रहेगा, या घर में भी रहेगा तो घर में भी कहाँ रहेगा, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में रहेगा। 2, 5, 8 वाला। 2, 5, 8 जिनकी कुंडली में नहीं होंगे, ओके। जिनकी कुंडली में नहीं होंगे, जिनकी कुंडली में होंगे उनको ये सारे सुख मिलेंगे। जिनकी कुंडली में 3 और 4 नंबर नहीं होते, यानी कि एयर एलिमेंट अब उनकी कुंडली में नहीं है, तो उनके घर में किसी न किसी को सांस की प्रॉब्लम हो जाना, दमे की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट की या चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाना। ऐसा 6-7 जो नंबर है ये स्पोर्ट के नंबर हैं। ओके। 6-7 है आपकी इंटरनल स्पोर्ट। बैकबोन कह सकते हैं, बैकबोन मतलब कि आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, स्पोर्ट 2 प्रकार की होती है ना, एक तो आपको परिवार से मिलना और एक बाहर से मिलना। बाहर से मिलना। यदि 6-7 नंबर नहीं है तो आपके परिवार वाले आपकी सपोर्ट नहीं करते। ओके। और 3-4 नंबर नहीं है तो बाहर वाले सपोर्ट नहीं करते। ओके। तो ये बहुत डीप मैप एक आपकी कम्युनिकेशन का नंबर है, बात करने का नंबर है। जिनकी कुंडली में आप देखो एक नंबर तो जिनका जन्म 1999 तक हुआ है उनकी सबकी कुंडली में एक नंबर है, लेकिन 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ उनकी कुंडली में मोस्टली एक नंबर नहीं होता। तो ऐसे बच्चे अपनी बात सामने वाले को रख नहीं पाते, समझा नहीं पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इम्यूनिटी इनकी थोड़ी सी वीक होती है, लेट बोल सकते हैं, या थोड़ा सा ये फॉलोअर ज़्यादा होंगे, लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर कम होगी। जैसे 9 नंबर किसी के पास नहीं है या बहुत ज़्यादा बार है, इसके भी अलग अलग इम्पैक्ट। 9 नंबर अगेन कॉन्फिडेंस का नंबर है, बिल्टअप का नंबर है, नज़र का नंबर है। जिनके पास 9 नंबर नहीं उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, उनके आंखों का चश्मा मोटा लगा हो सकता है। 2000 के बाद आपको ज़्यादा मिलेंगे, 2000 से पहले नहीं है। आलसी होंगे, खाना खाना है सामने से पड़ा हुआ टेबल पे खाना, तो मम्मी खाना ला दो, खुद उठ के नहीं लाएंगे। क्यों? आलसी है ना, मंगल नहीं है। जिनकी 1 नंबर प्लानिंग का नंबर है और 9 नंबर एग्जीक्यूशन का नंबर है, तो 9 नंबर नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। प्लानिंग दुनिया 1 नंबर होगा तो प्लानिंग दुनिया भर की होंगी, मैं ये कर दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, लेके कुछ नहीं आएंगे। लेकिन 9 नंबर है और 1 नंबर नहीं है तो प्लानिंग नहीं होगी, एग्जीक्यूशन होंगे। मतलब कि भागती रहेंगे, प्लानिंग है ही नहीं। मतलब कहीं पहुंच गए, ये समझ आया तो ले आए, वरना चलते चले गए, लेने कुछ गए थे लेकर कुछ आ गए।
तो 1 नंबर प्लानिंग का है, 9 नंबर आपका एग्जीक्यूशन का है, 2 नंबर मैंने आपको बताई थी, 2 नंबर 5 8 ये दोनों 75 से देखे जाते सारे हैं। नंबर आगे से 1 से 9 के बीच में पैसों वाला नंबर नहीं आया कि जो आपके पैसे दर्शाता है कि आप पे किस हिसाब से होंगे। न्यूमरोलॉजी में आप सर मैं तो न्यूमरोलॉजी जितनी न्यूमरोलॉजी मैंने अभी तक करे हैं पॉडकास्ट और मैंने जितनी सुनी है मैं तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ पहली आपसे। बात तो आप न्यूमरोलॉजी का ये समझ लीजिए, आप इसके बारे में आप अपने बारे में मोटा मोटा जान सकते हैं। अब देखिए ना कितना डीपली हमने स्टडी की। जी। मैंने अभी आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात की, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने कितना परसेंट बताया, 5% 5%, और मुझे इतनी आती है, मेरे ब्लड के अंदर है, 10 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। जी रहा हूँ। जी ठीक है, सही बात है। और न्यूमरोलॉजी को मैंने इंडिया के अंदर, इंडिया का न्यूमरोस्कोप लिखने वाला मेरा पहला, मैं भारत के अंदर ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसने अपनी खुद का न्यूमरोस्कोप बनाया है कि जो न्यूमरोस्कोप भारत के लोगों पे नहीं पूरे विश्व के लोगों पे लागू होगा, लोशोगुड़ा पे लागू ही नहीं होगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुआ नंबर के बारे में सुना होगा। मैं उसी पे आ रहा था। मैं उसी पे आया था। उससे पहले एक चीज और थी, हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, 9 बॉक्स बनाते हैं। हम 5 बीच में रखते हैं, नीचे 9 1 लिखते हैं, ऊपर हम 2 लिखते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर लिखते हैं। आपके वाले न्यूमरोस्कोप में कैसे लिखा जाए? जो मेरे जो ऊपर का सबसे बड़ा जो न्यूमरोस्कोप है उसमें 6 1 8 आता है। ठीक है 6 पहले, फिर 1, फिर 8, ठीक है उसके बाद 7 5 3, और सबसे लास्ट में 2 9 4। इसमें सिर्फ 5 नंबर ही एक सेम है जो बीच में आ रहा है, बीच में बाकी है। पूरा चेंज हो गया। बाकी पूरा चेंज हो रहा है क्योंकि जो नंबर उन्होंने साउथ में लगाए थे वो नंबर हमारे नॉर्थ में चले जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको इसको चेक वेरीफाई कैसे कराऊं। 1 मिनट वेरीफाई करा दूं। जी मैंने बोला कि लोशोगुड़ी क्या बोलता है कि उनका जो माइंड प्लेन है वो 2 9 4 है। मैं बोलता हूँ कि हमारा जो माइंड प्लेन है वो 6 1 8 है। ओके क्या है? 6 1 8 6 1 8, क्योंकि ऊपर 6 1 8 आ गए। तो मैं भी आपके जितने भी मेरे आपसे व्यूअर देख रहे हैं वो भी चेक कर रहे हैं, जिनके न्यूमरोस्कोप में 6 1 8 बनता है वह एक बुक खोलेंगे, उन्हें सीधा उनका ध्यान कहाँ जाएगा? गलती पे जाएगा। दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर मास्टर पीपल। जिनका 6 1 8 है। आप चेक कर लीजिए, आप व्यूअर के सामने बैठे हैं, तो जैसे ही वो पेज खोलेंगे, वो 15 आप किसी को भी काम देंगे तो सीधा उनका ध्यान कहाँ जाएगा? गलती पे जाएगा। 6 1 8 है मार, और सामने वाले की बातों बातों में वो कैसे उतार दें किसी को पता ही नहीं लगने देंगे। मीठे बोल बोल के मीठा भी बोल, पहले उसको डांट भी देंगे और बाद में उसको मना भी लेंगे। और सामने वाला जब जाएगा तो वो कहेगा कि मेरी इंसल्ट हुई है कि मेरी मेरी प्रशंसा की है, मुझे तो पता ही लगा। कहता था छोड़ यार अब काम करने लग जाते हैं। क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है? 6 1 8 है। ऐसा लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग मास्टर लोग होते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं। आपके अंदर डेट ऑफ बर्थ में 6 1 8 है तो चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। इसमें राजयोग कैसे देखे जाते हैं? देखिए इसमें राजयोग देखने का, जितनी आपकी कुंडली में नंबर्स होंगे उतनी आपकी जो न्यूमरोस्कोप है वो कलरफुल होगा। आप इसको यूँ समझने की कोशिश कीजिए, जितने आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बनेंगे, अच्छी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतना आपकी कुंडली में एक अच्छा योग बनेगा। जैसे मैं आपको मेरा न्यूमरोस्कोप को देखने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोशोगुड़ी का मेरा स्टाइल नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 अक्टूबर 1994। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आपका मूलांक क्या हो गया? 3 3 9 6 का। लेकिन 3 कैसे बनकर आया? सूर्य और चंद्रमा से। तो इसका मतलब आपका मूलांक तो 3 है लेकिन बनकर कैसे आया? 1 2 से। 1 2 दोनों क्या है? दोनों राजा है। बहुत अच्छा बोला आपने, आप बहुत अच्छे हीरो बनने वाले हैं टाइम में। तो इसका मतलब गुरु जो बना है तो गुरु के जो पेरेंट्स हैं दोनों वो भी अच्छे हैं। तो पहले यदि मान लीजिए किसी का मूलांक 9 है तो 9 अच्छा है, लेकिन उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, चंद्रमा केतु से बनकर आए, मतलब वो दोनों पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, तभी तो 9 मूलांक बना। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो 9 मूलांक होने के बावजूद भी जिंदगी में से वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो वो मिलना चाहिए था, चाहता है। थोड़ी सी परेशानी उसको मतलब मिल सकता है, लेकिन परेशानियों से जी जिंदगी में भी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि अभी से हम न्यूमरोलॉजी की बात करें। बिल्कुल। अब अगला मंथ कौन सा है? मेरा अक्टूबर। तो इसका मतलब अगेन सूर्य। तो मैंने अभी हमें कॉम्बिनेशन बना दिया कि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की कॉम्बिनेशन बन गया। अगेन लीडर का गुरु सूर्य गुरु आपस में देवता प्लैनेट, आपके पास ये योग है कि आप अपना नेम एंड फेम चमकाएंगे। अब आपके पास गुरु यानी कि मंत्री के गुण है, और सूर्य मतलब राजा के भी गुण आपके अंदर है, और चंद्रमा आपके पास इमोशन भी आपके ऊपर के गुण भी आपके अंदर मौजूद है। अब आपका ईयर क्या है? 1994 में मैं यहाँ पे कुआ नंबर नहीं निकालता हूँ। हाँ मैं चलिए कुआ नंबर का मतलब क्या है?
पहली बात आप पे मुझे बताइए, अभी तक आप कितने न्यूमरोलॉजिस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुला चुके हैं? मैं नहीं पूछूंगा, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात को रखूंगा। कुआं नंबर का मतलब क्या होता है? मुझे आज तक ऐसे करो, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ये मुझे बता दें तो मैं अपनी न्यूमरोलॉजी करना चाहता हूँ। कुआं नंबर मतलब लॉटरी कहते हैं कि आपका जो नंबर आपका लॉटरी से फिल हो जाए वो होता है। वो होता है ना। कुआं नंबर क्या है? कुआं मतलब क्या है मुझे तो बताओ। हम्म, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि सच्चे भारतीय हैं तो पूछो तो सही, जिस न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी करने जा रहे हो, कि कुआं है क्या। अरे आपने लॉटरी कह दिया, जैसे आपने मुझसे पूछा इस एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं आपको एक लॉजिक से बता रहा हूँ जी कि ये आपका वध का है, ये आपका पैसे का है, ये आपका उच्च का है, ये आपका नीच का है। तो कुआं क्या है? बिल्कुल मैं बताता हूँ कुआं क्या है। जी। कुआं चाइना का एक वर्ड है। कुआं नंबर, बगुआ नंबर, पाकुआ नंबर। आपने देखा ना, पाकुआ मिरर लगा लो, बगुआ मिरर लगा लो, ये लगा लो। तो अपनी भारत के अंदर हमारा जो ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। और पूरा कैलेंडर कब शुरू होता है? इंग्लिश 1 जनवरी से। 1 जनवरी से। और चाइना वालों का शुरू होता है 1 मार्च से। हम्म, ठीक है, चाइना वालों ने हर चीज अपनी खुद की बना दी। और न्यूमरोलॉजी उनके साथ चले तो 5 फरवरी से। उनकी 5 फरवरी नहीं है, एक उनकी जो उनकी शुरू होता है ना, 1 से लेके 1 फरवरी या 5 फरवरी से तक शुरू होता है, या 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक शुरू होता है। मैं एकदम से थोड़ा स्किप मेरे होके, तो उनका जो ईयर है वो अलग ही शुरू होता है। 5 फरवरी से होता है क्या? नहीं, न्यूमरोलॉजिकल जो ईयर हम मानते हो 5 फरवरी से मानते हैं ना सर। 1 से लेके 7 मार्च तक मानते हैं शायद, या फरवरी तक मानते हैं। फरवरी से मानते थे तो फिर उनका 1 से अगर लेके लोशो 7 ग्रेड के हिसाब से। 1 से 7 फरवरी होगा। हाँ। 1 से 7 फरवरी होगा। तो ये वो वैसे मानते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, जो कुआं नंबर आप निकालते हो कि लास्ट के 4 नंबर ले लो, उनको जोड़ लगा दो, और आपका मेल है तो आप 11 में से माइनस कर दो, और फीमेल है तो 4 में से प्लस कर दो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये लोशुगड के ने लेकर आया, ये उन्होंने उनकी जियोग्राफी के हिसाब से बनाया। और ये कुआं नंबर 1 से लेके 1999 तक ही लागू होता था बस। और अब जिनका जन्म 2000 से लेके 2099 तक होगा, आप कभी चाइना में जाइए तो उनका कुआं निकालने का, नंबर निकालने का फॉर्मूला चेंज हो गया। अब वो 11 के बजाय 10 और 5 हो गए। मैं लड़की है तो 5 प्लस कर दो, लड़का है तो 10 में से 10 माइनस कर दो। ओके, समझ तो ये कहने का मतलब है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बस एक रटे पड़े हैं। हमने कभी जानने की कोशिश की कि कुआं नंबर का मतलब क्या है? आपको सब दुनिया बोलती है लॉटरी नंबर तेरे यहाँ पे 6 नंबर लगा लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 36 लगा लो पैसा आ जाएगा, यहाँ लगा लो पैसा आ जाएगा। अरे भैया कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हो? कौन से शास्त्र में लिख दिया? हमें बता तो दो ना यार। आपकी क्या थ्योरी है कुआं नंबर निकालने की, या निकालते ही नहीं है? नहीं, कुआं नंबर निकलेगा नहीं ना, वो लागू नहीं होता, क्योंकि वो चाइना का तो कैलेंडर। अगर फिर मैं अपने यहाँ पे वर्ष नंबर निकलेगा, वर्ष नंबर, यानी कि साल के लास्ट के जो 2 नंबर है वो निकलेंगे। जैसे मेरा 94 आता है तो 9 और 4 13, तो आपका जो वर्ष नंबर है वो 4 हो गया। अच्छा, तो ईयर नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है, जिनका जन्म 2000 या 1900 में हुआ है तो उनका वर्ष नंबर नहीं निकलेगा, ओके, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर उनके नहीं है। नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका वो जैसे समय मेरा अच्छा 4 आया, है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है? तो इसका इम्पैक्ट ये है कि आपके अंदर अब राहु के गुण भी आ गए हैं। ओके, अब आपका भाग्यांक कितना है? भाग्यांक मेरा 9 आता है सर। 9। तो अब आपका मूलांक कितना है? 3। और भाग्यांक कितना है? 9। तो इसका मतलब हमने ये बोला कि आपके अंदर गुरु और मंगल दोनों के गुण आपके अंदर मौजूद हैं। तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ष अंक 4 आने से सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, गुरु के साथ में, मंगल के साथ में आपकी शत्रुता हो गई ही है। तो आपकी लाइफ में बीच बीच में से ऑब्स्टेकल भी आने के योग, क्योंकि राहु ने क्या कर दिया, सभी के साथ में मिला दिया। यदि यही यहाँ पर विनस आ जाता, चंद्रमा आ जाता, एक गुरु आ जाता, तो आपके लाइफ में जो ये नेम एंड फेम बनने के योग थे, ये कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते। तो राहु ने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा सभी के साथ में ग्रहण लगा दिया। मंगल के साथ में राहु अंगारक योग बन गया, गुरु के साथ में राहु गुरु चंडाल योग बन गया, राहु के साथ में सूर्य या पितृ दोष बन गया, चंद्रमा के साथ में राहु, यहाँ पे उन्होंने मातृ दोष भी यहाँ पर बना दिया है। तो मेरा ये न्यूमरोलॉजी करने का ये एक तरीका है। तो लेकिन यह युति आपकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये युति कमजोर युति है। जैसे मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में हम मजबूत युति भी देखते हैं और हम कमजोर युति भी देखते हैं। मजबूत युति में जितना कम घर आपका डिग्री से होगा कम होगा। यदि मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य की डिग्री 3 है और चंद्रमा की डिग्री 30 है, तो बैठे तो एक ही हाउस में है, लेकिन
उतने अच्छे से उनकी युति नहीं बन रही, कि उनमें 27 डिग्री का फर्क आ रहा है। बेसिकली वो बहुत दूर बैठे, ओके। लेकिन राशि में एक ही बैठे हैं। उनमें नक्षत्र में फर्क आ गया, उनमें सब में डिफरेंस काफी बहुत डिफरेंस आ होता है, जाएगा। उनके चरणों में फर्क आ गया। तो अभी तो हमने नक्षत्र एक राशि में और कितने, एकदम न्यूमरोलॉजी देख लें, एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तब अलग चीजें पता तो चलेगी। ये इसका मतलब है कि आप आपका जन्म में है, लेकिन युति क्या होगी, बहुत कमजोर ये युति यहाँ पे बन रही है। Okay. तो जैसे, लेकिन सूर्य ने राहु के साथ में बंद हो गया, तो अब आपके साथ में भी क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप तेज धूप में भी ज़्यादा देर तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे। सूर्य के साथ में राहु यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप तेज धूप में जाएं, तेज धूप का मतलब मैंने क्या बोला, जब 12 से 2 का समय है, जब तेज धूप, शिखर धूप जिसे बोला जाता है, जैसे हम सूर्य दिन में 7-8 बजे 8 बजे, तो ये कोई तेज धूप थोड़ा ना है। ब्राइट सन जब होता है तब आपको सिर को ढक के ही घर से निकलना चाहिए। यदि आप सिर को ढक के नहीं निकलेंगे तो वो सूर्य की किरणें आपको हार्मफुल कर सकती हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आप ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में इम्पैक्ट डालेंगे आप पे सीधा। डालेंगी। और जैसे ही आप ऐसे जैसे समय में सिर को बिना ढके, क्योंकि राहु क्या चाहता है कि आप पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए लोग कैप लगाते हैं, लोग चश्मा लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक उपाय भी आपको मैं बता देता हूँ। तो हम क्या बोलते हैं कि आप लोगों को कैप और गोगल्स बांधना चालू करें। अच्छा, तो उससे ये उससे सूर्य राहु थोड़े फेवर में आ जाएंगे। थोड़े फेवर में, राहु आपके फेवर में रहेगा ना। सूर्य तो बोलेगा आप लोगों को, जितने लोग, राहु कहता है जितने लोगों को तुम सूर्य से बचाओगे उतना मैं आपकी फेवर में रहूंगा। तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, उपाय आपके लिए क्या होंगे, ये आपकी पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका समय अच्छा है या बुरा है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको रातों रात अरबपति खरबपति नहीं बना सकता। मैं यूँ क्यों कहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से करोड़पति बन सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, वो मेरा चार्ट देखते हैं, उनको ऐसे, वो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि चार्ट जी के पास पहली बार में मिले 2 महीने में पता नहीं हमारी क्या लॉटरी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपका समय बहुत खराब चल रहा था, वो सही हो गया है, और खराब समय चलना बंद हो गया। वो बोले कि मैं 3 महीने पहले भी वैसा था और आज भी वैसा था, तो इसका मतलब है कि ये है कि आपको 50 लाख का नुकसान लगना था जो अभी लगा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने के मेरे मिलने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। इंडिया के जितने भी कॉरपोरेट्स हैं जी, उनमें से 90% जो लोग हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट्स हैं, फॉरेन, यूएसए, यूके, दुबई, पूरा का पूरा कॉरपोरेट्स मेरे पास भरा हुआ है, क्योंकि दे लव मी, दे बिलीव मी। समय खराब होने से पहले या समय सही होने से पहले हमें कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आने सिम्टम आने शुरू, जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे केतु महाराज जी आपकी फेवर में नहीं है, या राहु महाराज, एक किसी भी ग्रह की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास यदि केतु महाराज जी अच्छे नहीं है, पहले केतु की, तो आपके आसपास जो कोई स्ट्रीट डॉग्स होंगे वो रोने लग जाएंगे। ओके, अपने आप आके अपने पास में आके केतु, कोई ना कोई कुत्ता आपकी गाड़ी में से आके नीचे, और किसी को कुत्ता काट जाए, तो ये सब खराब केतु के लक्षण है। तो इसका मतलब है कि आने वाला समय केतु महाराज जब आपके फेवर में नहीं है, आपके घर में यदि कोई कुत्ता अपने पाल रखे, वो बीमार हो जाए, वो मर जाए, ओके, उसकी डेथ हो जाए, वाइस वर्सा। आपके एक एज पूरी हो गई वो बात अलग है, लेकिन एकदम से सडनली हो जाए, तो एक एज पूरी होना एक अलग बात है। इसको देखिए, अदरवाइज मैं फिर कहता हूँ मैं नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ। केतु खराब होने का मतलब है कि आपके घर में पानी की पाइपें बार बार लीक होना चालू हो जाए, पानी की पाइप घर पे पड़े पड़े खराब होने शुरू हो जाए, पानी की पाइप फटने लग जाए, तो केतु महाराज जब आपके फेवर में, बॉडी में बार बार घाव होने लग जाए, ओके, और कोई भी घाव सूखने का नाम ही ना ले, तो केतु खराब है। केतु महाराज जी आपके खराब आने वाले टाइम में आपको देखते नहीं। और अच्छे के लिए सर, अच्छा, यदि केतु महाराज जी ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो केतु महाराज जी अच्छी। ओके, और अगर किसी का बैठे बैठे मतलब फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंस है लेकिन माइंड कहीं ओवर थिंकिंग में चले जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा ग्रह इम्पैक्ट? देखिए, जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ में होते हैं तो हमेशा जातक का माइंड कहीं और ही रहता है, तो उसको सही कैसे करें सर? ओवर थिंकिंग ही हमेशा उसके पास में रहेगी। और चंद्रमा राहु के साथ में केतु, चंद्रमा राहु बैठा है तो केतु उसको ऊपर से देख रहा है, सातवीं दृष्टि से सातवें हाउस में केतु बैठा है। ऐसा जातक, और जितने भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेंटल हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं, उनकी कुंडली में आप, मेरा ये रिसर्च किया हुआ है, अभी आप चाहेंगे तो मैं अगले कुंडली में मैं आपको ये भी बता दूँगा जी, इसके ऊपर एक पूरी मैंने स्टडी की हुई है कि जितने भी लोग अभी जो स्पेशली एबल बच्चों हैं, मथुरी क्या बोलते हैं, नशे में चले जाते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनका कहना है कि चंद्रमा राहु केतु और शनि के साथ में
बहुत ही मजबूत युति बनाकर बैठा हुआ है। और हमने, मैं आपको भगवान की दया से बताना चाहूँगा कि हमने सैकड़ों बच्चों को इस नशे की आदत से बाहर इनके उपाय करके इनको ठीक किया जा सकता अरे हाँ, देखिए इसका मतलब है कि वो ग्रह जो आपको अच्छे जल नहीं दे रहे, तो ये आप उनके पास पहले ही पहुंच जाते हैं, तो हम उनको अच्छा उनको जाके देखिए, मानना ना मानना है। वो तो उनका ही काम है। मैं फिर एक बार उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं किसी बात को गारंटी से नहीं कहता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे एक इंडिया में के अंदर एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या बोलते हैं, मैं गारंटी से लिखित में देता हूँ कि मैं इसका मतलब फिर तो भगवान शिव जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास चले जाते हैं। गारंटी वर्ड इसमें कोई नहीं। एक्सेप्टेंस वहां से है, यानी ये हमें थोड़ी ना पता है, हमें तो कर्म करना है। हमें तो कर्म करना है। एज ए डॉक्टर मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नाम तभी होगा जब आपका काम होगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर, जाते जाते थोड़े बहुत पैसों के उपाय मैं जानना चाहूँगा, क्या करें, क्योंकि आपकी कहानी जब मैं पढ़ भी रहा था और मैंने सुनी भी अलग पॉडकास्ट में, 2015 में आप बैंकरप्ट हो गए थे, फिर 2 साल के अंदर आपने रीबिल्ड की है हर चीज़, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया जिससे इतनी सारी चीज़ें, मैं एक तो नहीं कहूँगा कि ईजी रही होंगी, कठिन समय जरूर रहा होगा, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति कहाँ से आई? देखिए, जब 2015 में मैं बैंकरप्ट हुआ और फिर 2017 में 16 में मेरे को कैंसर भी डायग्नोसिस हुआ, ओके। तो एकदम से ना आदमी टूट गया था मैं कि चल क्या रहा है, ये लाइफ में चल क्या रहा है। अब इससे अच्छा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी लाइफ को वो ऐसा भयंकर पीरियड था, तो मैंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि अब मैं लाइफ में नहीं जीऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। ये तो मेरे 2 बच्चे यंग एज के थे, और आप माने कि तो उस टाइम मेरे घर पे, मैं अपने घर पे कैसे रहता था कि मेरे ही घर पे बाहर मैं लोग लगा के बैठा था और अंदर मैं बैठता था। किसी से मिलने का मन नहीं करता था? अरे कोई आते ही पैसे मांगने वाले हैं। पूरा दिन आपके घर पे आना किसने, घर पे 2 गेट थे, तो एक गेट को बाहर से लॉक लगा दिया कि लल्लू सिंह अंदर जी कोई है ही नहीं। अंदर कोई है ही नहीं है, और अंदर हम लाइटें बंद करके, आप देखो मैं किस ऐसा जेल जो आप ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। खुद क्रिएट मैंने करके अपनी लाइफ के अंदर ऐसे दिन मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और आप देखिए कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा भी स्पेशली एबल बच्चा है, उसको हम, यदि वो रोएगा तो हम उसे चुप नहीं करा पाएंगे, यदि वो हंसेगा तो भी हम उसे चुप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो उस भगवान का वो आशीर्वाद के रूप में, एक प्रसाद के रूप में हमें मिला है। अब उसकी एज भी 20 साल की हो गई। तो ऐसा था कि उनकी किसी को ये पता लग जाए कि तो अंदर ही बैठे हैं, बच्चे को कैसे हमने संभाला ताकि किसी की भी आवाज़ बाहर ना आ जाए, तो वो दिन भी मैंने मेरी लाइफ में देखे हुए हैं। दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं भगवान से डर कर आपसे बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की ज़िंदगी को बदल दूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी, जो दिन मैंने मेरे साथ देखे हैं, वो एक सनातनी, एक हिंदू जो मेरा भाई है, वो ना देखे। दोस्तों, गरीबी देखना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमीर होकर गरीबी देखना बड़ी मुश्किल है। हम, आपका जन्म ही गरीब परिवार में हुआ है, और फिर आपने धीरे बिल्ड कर लेते तो बिल्ड कर लिया, लेकिन अमीर होके दोस्तों गरीब होना आदमी को लगता है कि वो जिल्लत होती है ना, जो जिल्लत रोज आपके रोज लोग जो अब आपको ताने मारते हैं, वो बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आप आईने में नजर नहीं मिला सकते, खुद से नहीं मिला सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कोशिश यही करूँगा। और फिर ऊपर से जब भी परेशानी आती है, कैंसर हो जाना, फिर आपके ही लोग आपको क्या कहते हैं, इसके तो लक्षण ही ऐसे, इसके तो काम ही ऐसे, ताने कैसे सुनने को मिलते हैं। इसका काम, भैया मैं आपको ये बात बताता हूँ, यदि आप किसी बड़े आदमी के साथ मिल लो, आप आज अडानी और अंबानी के साथ मिल लोगे ना, तो 10 मिनट बैठने के साथ आपको पता क्या लगेगा, अरे भी ये तो उतना स्मार्ट नहीं जितना स्मार्ट कौन है, मैं हूँ। आप देखो, हम मुकेश अंबानी जी की रोज वीडियो देखते हैं, बिल्कुल, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो एक अलग प्राणी है? भैया वो प्राणी नहीं है, वो किस्मत लिखा है। सही बात है। उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो 1% लोगों को देख के लाइफ में जियो। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके विशेष आपकी कुंडली को देख के कुछ खास उपाय, खास आयोजन, जैसे अभी मैंने पिछले 5 दिनों में एक बहुत ही बड़ी माँ सुदर्शन पूजा की है, जो लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी पूजा है। ओके। इसकी बहुत से ऐसी ऐसी पूजाएं हैं, इसमें से बहुत बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हम अनुष्ठान भी, ऐसे अनुष्ठान, अभी लोग क्या आपको डराने के नाम पे अनुष्ठान करा लेते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैं क्या थोड़ा सा समय आपका और जी जी, इसमें समय लेने वाली बात ही नहीं है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग क्या कहते हैं, मैं जब परेशान था तो मैं एस्ट्रोलॉजर क्यों बना, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजर मैं बना नहीं,
मुझे नेचर ने बना दिया। जैसे मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि रेड बस वाले ने रेड बस की एप्लीकेशन क्यों बनाई कि उसे दीपावली पे घर जाना था, उसको बस नहीं मिली आप तो उसने रेड बस बना दी। आपकी लाइफ के एडवेंचर्स आपको तो उस मेरी चीज़ लाइफ के लिए एडवेंचर, तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो मुझे क्या बोला किसी ने कि आचार्य जी आप सॉरी लोग, तब तो आचार्य की कोई बात ही नहीं थी, कुलभूषण जी आपके ऊपर तो तंत्र किया हुआ है, आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपके तो 1 लाख रुपए लगेंगे और मेरे गुरु जी पूजा करेंगे। ओके पूजा कौन करेगा? गुरुजी। गुरु जी करेंगे। अब आदमी मरता क्या ना करे, आदमी कहता है पकड़ो। बाहर देखा या बाहर देखे 10 लोग बैठे हैं, सबकी पूजा कहाँ चल रही है? गुरु जी कर रहे हैं। वो गुरु जी कितने? एक है। अरे भैया गुरु जी से मिलाओ, गुरु जी से मिलवाओ जो कर रहे हैं उनसे ना 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 ना, वो किसी से नहीं मिलते हैं। वो कहाँ है? ध्यान में है। वो सिर्फ किससे बात करते हैं? अरे भाई धर्म के नाम पे ऐसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान से डर कर कहता हूँ, यदि मैं किसी की पूजा के पैसे लेता हूँ तो उसकी पूजा करना। करवाता भी हूँ। मैं ये कहता हूँ, मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि चल जा पूजा कर दो, मैं कहता हूँ आपकी पूजा चल रही है, मेरे पास खुद, मैं एक मात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर पूरे इंडिया में जिसके पास खुद का मठ है हरिद्वार में। ओके 100 से ज़्यादा पंडित वहाँ मेरे पास काम करते हैं। 100 से ज़्यादा पंडित मेरे पास जयपुर में काम करते हैं। 100 से ज़्यादा पंडित मेरे पास उज्जैन मंगलनाथ जी के मंदिर में काम कर रहे हैं। आसाम में गुवाहाटी मंदिर है, बंगलामुखी मंदिर है, चिंतपूर्णी के पास मंगलामुखी जी का मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर हमारे खुद के जो लोग हैं वहाँ पर पंडित जी हैं हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो बैठे हैं। तो हम कहते हैं कि आपकी पूजा है तो आप आइए। सब 10 दिन में बिल्ड 10 साल में बिल्ड किया है। बिल्कुल बिल्ड किए। और आज मैं फिर कहता हूँ, आज हमारी एक ओनली हम एक एस्ट्रोलॉजी में ऐसे लोग हैं जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूशन है। वैल्यूशन का मतलब एक अलग होता है, वैल्यूशन का मतलब कि मतलब ये नहीं 100 करोड़ में बैंक में वैल्यूशन होती है, वैल्यूएशन है। ठीक है। तो अभी हम लोग कहते हैं कि हमें करोड़पति बनना है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि 100 करोड़ पे बनना है तो 100 करोड़ बैंक में नहीं चाहिए, 100 करोड़ की आपकी क्या होनी चाहिए? वैल्यूएशन होनी चाहिए। हो सकता है कि मुकेश अंबानी आज 10 लाख करोड़ रुपए का मालिक है तो उसके 10 लाख हजार करोड़ रुपए उसके बैंक में थोड़ी ना पड़े हैं, बैंक में तो उसके 1 लाख करोड़ पड़े हैं, लेकिन आदमी है तो उसकी एक वैल्यूएशन होती है। तो आप ये समझिए, यदि एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद, जैसे अभी ये कुंडली हमारे सामने खुली हुई है, ओपन है, तो हम यदि इसको सबसे पहले उपाय बताएंगे तो हम उसको राशि के अकॉर्डिंग उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उपाय में अमित शाह जी के नाम लेकर मैं अपने उपाय बता देता हूँ कि ये उपाय हमें कैसे किए जाते हैं। ये उपाय आपकी डेट ऑफ बर्थ से होते हैं। अच्छा सबके लिए कॉमन उपाय नहीं है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मेरी होरोस्कोप आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा गोचर में चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अभी मैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको उपाय बता देता हूँ कि जिनका भी शनि महाराज जी मेरे यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि में क्या हो गया? कन्या बच्चे। तो यदि मैं कन्याओं को शनि की चीज़ें देकर आता हूँ तो मेरे शनि मेरे फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे मेरे को शनि महाराज की चीज़ें किसको पहुँचानी है? कन्या छोटे बच्चों को। क्या? जूते, चप्पल। सही बात है। तो ये अब क्या ये सारे उपाय सबके सेम है क्या? नहीं है। तो यहाँ मैं जूते चप्पल की किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में क्या सेवा करके आऊँ? जूते चप्पलों की सेवा करके आता हूँ तो शनि महाराज जी मेरे यहाँ पर फेवर में आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये उपाय आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया? शनि महाराज जी कितने डिग्री के हैं मेरे पास? यहाँ पे तकरीबन एक अच्छी डिग्री पे शनि महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 20 डिग्री के शनि महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर मुझे ये काम कितनी बार करना पड़ेगा? 20 बार 20 टाइम्स। और शनिवार को करना होगा? बुधवार को भी कर सकता हूँ और मैं शनिवार को भी कर सकता हूँ। तब जाके मेरी चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी? ठीक होनी स्टार्ट। तो आपने एस्ट्रोलॉजी अपने स्टार्स को ठीक, मैंने अपने स्टार्ट को ठीक करने के लिए की। तो ये मुझे जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो मुझे किसी को थोड़ा ना ठीक एस्ट्रो थोड़ी बनना था, मैं तो अपने लिए सीख रहा था। और मैंने पूरी इंडिया में पता नहीं कहाँ भागा, कहाँ देखा, तो मुझे समझ में आया जो इंडिया के अंदर जो लोग कर रहे हैं वो तो कर्मकांड पंडित हैं। और जबकि कर्मकांड ज्योतिष और फलित ज्योतिष अलग अलग है। लोग कहते हैं कि मैं जब आज किसी से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर हम तो हनुमान जी को मानते हैं। अरे भैया हनुमान जी के पास, हनुमान जी को क्या कहा जाता है? अष्ट सिद्धि नवनिधि जो 8 सिद्धियां उनके पास हैं उनमें से एक सिद्धि ज्योतिष की भी।
जो गणेश जी के पास, गणेश जी को भी ये बोला जाता है सिद्धि और रिद्धि के दाता, तो गणेश जी के पास भी जो सिद्धियां हैं उनमें से एक सिद्धि ज्योतिष की भी है। शंकर जी के पास जो सिद्धियां हैं उनमें से एक जो सिद्धि ज्योतिष की है। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, तो इनको क्या जरूरत थी फिर सिद्धियां लेने की, ज्योतिष पढ़ने की? तो ये ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ आपकी कौन सी देवता आपकी मदद करेंगे, ये भी एस्ट्रोलॉजी बताती है। जैसे विष्णु जी पूरे संसार को पालने वाले हैं, ब्रह्मा जी पूरे संसार को पालने वाले हैं, शंकर जी पूरे संसार को पालने वाले हैं, लेकिन विष्णु जी का कौन सा अवतार आपकी मदद करेगा? विष्णु जी के 24 अवतार है, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, कितने सा अवतार आपके हैं? काम आएगा? उसमें से कौन सा आपके काम आएगा? तो इसका मतलब आप सीधा विष्णु जी के पास जा रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि मेरा ये देवता है, 8 वासु है, मतलब कौन से देवता मेरे काम आएंगे? तो कुंडली बताइए। कोई कुंडली बताएगी कि भैया तू उनके पास जा और तेरा वो काम अपने आप विष्णु जी से करवा के ला के देंगे। हो सकता है तेरा काम विष्णु जी ना करे, शंकर जी करें। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग सर अभी कमेंट करेंगे हम तो सिर्फ विष्णु जी को ही मान रहे हैं। तो यही तो गलत बात है ना। लेकिन विष्णु जी लेकिन जो 24 अवतार है वो भी तो विष्णु जी के ही है ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब फिर विष्णु जी को 24 अवतार क्यों लेने पड़े? तो अकेले विष्णु जी सारे काम कर लेते। जब हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को नीचे लेकर चले गए तो विष्णु जी क्यों नहीं है? विष्णु जी ने वराह अवतार लेके पृथ्वी को बाहर क्यों निकाला? तो आप ये समझ लीजिए कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं कुछ करूंगा, मैं तो राम से अपनी शैया पर क्षीर सागर में सोया पड़ा हूं, मेरे अवतारों का उन्होंने जिम्मा लगा दिया, वो जानो आपका काम जाने, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं तो बाकी काम करने में लगा पड़ा हूं, मुझे लीलाएं करनी है, मुझे काम करने हैं। विष्णु जी का जो सेनापति है कौन है? विश्वक्सेन। ब्रह्मांड को चलाना है, वो कौन चला रहा है? सुदर्शन जी चला रहे हैं। जो ब्रह्मांड को चलाने का जिम्मा है वो समय विष्णु जी थोड़ी ना करेंगे, सुदर्शन जी के पास में है। और जो उनका खुद के जिस शैया पे वो लेटे हुए हैं वो कौन है? नागों के राजा जो है। और जो विष्णु जी जिस सागर में लेटे हुए हैं आपको पता है वो क्षीर सागर, वो दूध का सागर है, लेकिन वो स्वयं विष्णु जी का सागर नहीं है। विष्णु जी का जो बैकुंठ धाम है वो जो सागर है वो मीठे पानी का है। और जहां हम जिस समुद्र में रहते हैं आपको पता समुद्र का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। यहाँ पर जो समुद्र है वो खारे पानी का सागर है। आप देखो कभी जब भी आप संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मा आपको पंडित जी क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। आप इस शहर में बैठे हैं, कभी आपने पूछा कि जम्बूद्वीप क्या है? जो जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ये तो छोटी ही पृथ्वी है मेरे दोस्त, इससे बड़ी बड़ी पृथ्वी पता नहीं कहाँ है। और विष्णु जी जो क्षीर सागर में आपको बैठे हुए दिख रहे हैं वह उनका बैकुंठ धाम नहीं है, वो एक लीला रचने के लिए क्षीर सागर में आए हैं। क्षीर सागर से भी डबल साइज का एक सागर और है जो मीठे पानी का सागर है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में 7 सागर हैं। जिसमें हम खारे पानी का सागर जो सबसे छोटा है जिसमें भी हम रहते हैं, इसमें गन्ने के रस का एक सागर है, एक इसमें इमली का रस का एक सागर है, इसमें एक मदिरा का एक सागर है, ऐसे करके एक 7 सागर जिसका भी एकदम से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इसमें तो फिर मैं अगर इसको मल्टीवर्स की थ्योरी से जोड़ूं तो 7 आसमान कहे जाते हैं कि हर लेवल पे जाके अलग अलग यूनिवर्स है। ऐसे ही वो 7 यूनिवर्स है, वही बात मैं कर रहा हूँ। जैसे 7 यूनिवर्स हैं, 7 सागर हैं, 7 जो अभी हम रहते हैं, जो हमारे जो पानी है। विष्णु है, यस विष्णु एक ही है। विष्णु एक ही है, उनके 7 अवतार अलग अलग उस पे हैं। नहीं, विष्णु जी के साथ उन्होंने हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवताओं का जिम्मा, ऐसे असंख्य ब्रह्मा जी हैं, ऐसे असंख्य सूर्य हैं। और ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है यहाँ पे 4 सिर वाले मतलब 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। अलग अलग यूनिवर्स में 1000 मुख वाले भी हैं और करोड़ों मुख वाले भी हैं। आपने बिल्कुल ये सही बात कही है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अभी अपने पैसे का उपाय मुझसे पूछा तो मैं आपको बताता हूँ कि विष्णु जी, आप ये ध्यान रखना, आपको ध्यान, जितने भी असुर हुए, दानव हुए, किसी एक असुर ने, दानव का मुझे नाम बता दीजिए जिसने विष्णु जी की साधना करके उनसे वरदान लिया। एक भी बता दीजिए। है ही नहीं। जितने भी असुर या दानव थे उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की या फिर शिव जी की पूजा की। उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि विष्णु जी बहुत चतुर और चालाक देवता हैं, वो हमें उलझा देंगे, हमें वरदान नहीं देंगे। तो यदि मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि विष्णु जी के पास नहीं जाना है, लेकिन सबसे पहले आपके काम कौन करेंगे? वो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। आप देखिए आज पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। जितने भी फॉरनर, आप एक ही है, पुष्कर चले जाइए, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एक ही है। और आप चले जाइए 90% आपको फॉरनर मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता है फॉरनर्स को कि पैसा देने वाला अर्जी कहाँ लगानी, ब्रह्मा जी। समझने की कोशिश कीजिए। सर एक चीज होती है, गणेश जी भी आपको अपार पैसा दे सकते हैं।
गणेश जी, देखिए गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं, लक्ष्मी जी के देवता हैं। देखिए हम आपको अभी बातें करेंगे तो बातें बहुत आगे चली जाएंगी। कुबेर जी जिन्हें धन का देवता कहा जाता है। जितना ये हमारा पैसा है, जितना ये मल्टीपल हमारे पास पैसा, आपका मेरा सब कुबेर जी की एक तिजोरी में बिल्कुल है। रखा हुआ है। तो लक्ष्मी जी को धन बांटने पृथ्वी पर आना था कार्तिक माह की अमावस्या को। वो गणेश वो बोला कि आप कुबेर जी को साथ में लेके जाइए, लेकिन कुबेर जी का दिल नहीं है, क्योंकि वो अपने पास रखना चाहते हैं, रखना देना चाहते नहीं हैं, चाहते देना हैं। नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ उन्हीं को देना चाहते हैं जो उनकी जो देवताओं को या जो उनको चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी बड़ी यहाँ पे परेशान हुई, तो वो माँ पार्वती के पास गई। उन्होंने माँ पार्वती को बोला कि मुझे जाना है पृथ्वी पर, उन लोग भक्तों को धन बांटना है, तो मैं बड़ी परेशानी में हूँ। तो माँ पार्वती ने माँ पार्वती की बात है, तो माँ पार्वती ने गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया कि आप गणेश जी से इसका आंसर लीजिए, वो इसका आंसर करेंगे। तो गणेश जी बोले कि आप बिल्कुल माता, आप चिंता मत करें, अपने चलकर लोगों को पैसा बांटेंगे। तो लक्ष्मी जी बोल रहे, तो कुबेर जी नाराज हो जाएंगे कि अपने कुबेर जी को बोलेंगे कि पैसा हम दे रहे हैं, पैसा अब आपको सुरक्षित उनका रखा हुआ है, उनको आपको रखना है। आपको रखना है। तो आप धनद हैं, धन के देवता तो आप हैं, इसमें तो कोई अब डाउट आप नहीं उनका है। भी सेफ रखिए। अब उनको पैसे को भी दोनों काम करने हैं, पैसा देना भी है और पैसा सेव भी रखना है। तो इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी पैसा देने में आपकी मदद करते हैं और कुबेर जी आपको पैसे को बचाने में ये आप पैसा अपने कमा लिया है, उनको बचाने में आपकी मदद मदद करते हैं। तो ये बहुत देवताओं की अलग अलग कहानियां हैं। फिर आपको एक बार आपको लक्ष्मी गणेश जी को खुश करने के बाद कुबेर जी को प्रसन्न करने की एक विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बातों बातों में देखिए, मैं फिर आप मुझे मैं कहूँगा ज्ञान इतना है, मतलब कि इतना भरा पड़ा है शास्त्र। आप जो विष्णु जी का मंदिर देखें, लक्ष्मी जी तिरुपति बालाजी का मंदिर है, साक्षात विष्णु जी का मंदिर। तो उन्होंने विष्णु जी के मंदिर में ये कहा जाता है कि वहाँ पे उन्होंने पद्मावती रानी से शादी वहाँ पे की। तो उन्होंने जब पैसा उधार लिया, वो किससे लिया था? कुबेर जी से, कि यहाँ पर लक्ष्मी मैं शादी करूँगा और मैं ये पैसा कब लौटाऊंगा आपको, जब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी आप जाते हैं और वहाँ पर उनके तिजोरी में आप देखते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा आपको कहाँ मिलता है? वही मिलता है, कुबेर जी के वहाँ पर उनके। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आप वहाँ पे पैसा डालते हैं तो इसका मतलब आप विष्णु जी की मदद कर रहे हैं, उनका डेट वापस करने में। तो यदि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा विष्णु जी के नाम का निकालें और तिरुपति बालाजी जी में जाकर उनके वहाँ पे डालना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे, क्योंकि विष्णु जी लगेंगे मेरा और आप कर्जे में हैं, तो आप मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये देवी देवताओं की कहानियां हैं दोस्त। अभी तो ये कहानी बताई है। अभी आप गज की सेवा के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। गणेश जी की सेवा के गणेश जी के बारे में देखिए, गणेश जी से ऊपर भी एक देवता है जिसे कहा जाता है महागणेश। तो गणेश जी के भी अनेक स्वरूप हैं। गणेश जी की भी अलग अलग प्रकार से उनकी सूंड के बारे में बात की गई है। अभी मैं आपको गणेश जी के बारे में इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। एशिया के सबसे नंबर 1 अंबानी जी जो देखे जाते हैं, पैसों में कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ गज की सेवा में दिखाई दिए जाते हैं मोस्टली। गणेश जी की सेवा में उनसे आगे कोई नहीं रहता उसमें। तो क्या लिंक है? देखिए, पहली बात तो इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी जी कहाँ रहते हैं? मुंबई के स्थान देवता कौन है? गणेश जी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखें, जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ के स्थान देवता को मानना शुरू कीजिए। सही बात है, वहाँ की एरिया को पॉजिटिव करें पहले अपने पहले तो आप अपने स्थान देवता, जैसे आप किसी के संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? स्थान देवता आप आइए। तो पहले आप ऐसे देवी देवताओं के पीछे मत भागिए। देखिए आज देखिए कि दूरों में मंदिर में भीड़ लगी है। देखिए आप दिल्ली में बात कर रहा हूँ, जब मैं नोएडा में बैठा हूँ तो यहाँ के ऐसे कुछ सिद्ध देवता जिन्होंने यहाँ बैठकर उस जगह को क्या किया, सिद्ध किया है। आपको भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई देवता ये तो रावण का गाँव है हमारा, तो जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये रावण का गाँव है। तो मैं रावण से बड़ा मतलब, देखिए अब रावण की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं आपको ये बात बताऊँ, रावण से बड़ा महारथी कोई नहीं था। वही चीज मैं अभी आपने लाल किताब के बारे में सुना होगा। हाँ बिल्कुल। लाल किताब वाले क्या कहते हैं कि 11वां घर बुद्धुओं का घर है। ये भी कहा जाता है लाल किताब लिखी हुई रावण नहीं थी। नहीं, अरे कहाँ, कैसी बातें करते हैं आप यार। अभी मैं आपको बताता हूँ, लाल किताब हमारा शास्त्र नहीं है।
पहली बात तो इसको एक रील बना के डाल देना कि लाल किताब हमारा शास्त्र नहीं है, ये रूपचंद शास्त्री जी ने लिखा था जो पंजाब के थे। उन्होंने क्या लिखा, ये उनका खुद का एक विवेक था, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। उन्होंने लिखा कि 11वें घर में जितने आपके ग्रह होंगे जातक उतना ही बुद्धू होगा। ठीक है। क्या वो वर्ड बोला है? बुद्धू, बुद्धू, डम, डम्ब, बेवकूफ। बेवकूफ। अरे तो भैया आज आपको मैं लाल किताब वालों को ये बात बताना चाहूंगा कि रावण का जब पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो उन्हें अपनी शक्तियों से 9 के 9 ग्रहों को पकड़ के मेघनाथ के 11वें घर में बिठा दिया था रावण जी ने। रावण ने। ओके। और तब सभी के 9 के 9 ग्रहों के पास क्या क्या हो गए थे, बलहीन हो गए थे। उनके पास दम, इतना रावण ने उनको क्या किया था, पीट दिया था इतना रावण ने उनको मारा था कि उनको पकड़ा था और उनको 9 के 9 ग्रहों को कहा था कि मेरे पुत्र की कभी मृत्यु नहीं हो। तब उन्होंने सभी ग्रहों ने मिलकर शनि महाराज जी से प्रार्थना की थी कि आप ही हमें, क्योंकि शनि महाराज जी 9 ग्रहों में से सबसे चतुर और चालाक हैं। जैसे विष्णु जी सबसे चतुर चालाक हैं, ऐसे 9 ग्रहों में सबसे चतुर चालाक कौन है? शनि जी हैं। तब उन्होंने कहा था चलो मैं आपकी मदद करूंगा। तो उन्होंने हिम्मत बांध के उन्होंने क्या बोला कि सभी 9 के 9 यहाँ पे खड़े हो जाओ 11वें भाव में। तब उन्होंने हिम्मत को बांध के एक पांव क्या कर लिया था, आगे निकाल दिया था और कहाँ पे रख दिया था, 12वें घर में रख दिया था। और यही शनि महाराज जी मेघनाथ की मृत्यु का कारण बने। तब रावण और शनि के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि तो बंधे हुए थे, शक्तिहीन थे। तब उन्होंने उनकी इतनी, ऐसा कहा जाता है कि पिटाई की, उनकी एक टांग तोड़ दी थी शनि भगवान की। तो तभी कहा जाता है शनि महाराज जी मतलब कि लुढ़क कर आते हैं, चल कर नहीं आते। उनकी आधी टांग कि तुमने पैर बाहर निकाला था और उन्हें फिर उल्टा लटका दिया था एक अंधेरे कुएं में। और तब वहां से उन्होंने शिव जी की उपासना करनी शुरू की थी। तो तब शिव जी भी आए, उनको सामने प्रकट हुए, तो बोले कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो बोले कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आपका बहुत बड़ा उपासक हूँ। कि अभी तेरे से बड़ा उपासक ये है, रावण है। तो मैं, इसलिए आप कहते हो ना कि मैं विष्णु जी के पास जाऊँ, तो हो सकता है विष्णु जी का अवतार अब आपकी मदद करे, विष्णु जी समय में आपकी मदद नहीं करे। तब शनि जी महाराज जी बोले कि नहीं, मुझे तो आपको निकालना होगा। हाँ मैं तेरे को निकालूंगा, मैं खुद नहीं, मेरा जो 11वां अवतार जो हनुमान जी हैं, जब लंका जलाने आएंगे वो तेरे को यहाँ से आजाद करेंगे। तब तेरी मैं मदद, तब तक तेरे को यहाँ पर ऐसे ही रहना होगा। काम चल रहा है लेकिन आप अपने कर्म मत भूलो कर्म मत भूलो, और वो भी सही जगह। ये भी बहुत। हाँ तो ऐसे आपकी कौन सी, तो अब आपके शंकर जी पूजा करेंगे या फिर हनुमान जी करेंगे, तो ये समझना आपको पड़ेगा। समझ रहे? तो हम देखो शनि से बड़ा तो भक्त कोई नहीं था, रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था। बिल्कुल। तो जब उनकी मदद शंकर जी करने में क्या हो गए, ऐसा है हो गए। उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा अवतार आएगा वो तेरी मदद जरूर करेगा। तो मदद तो की लेकिन डायरेक्ट ना नहीं करी, इनडायरेक्ट की। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को हम ये ना लें कि ये हमारा कोई गारंटेड अधिकार है, और हम ये ना कहें कि हमने भैया इस देवता की सेवा कर रहे हैं तो उसके बीच में सारे आ गए। आप कीजिए, आपका यदि लाइफ अच्छी चल रही है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप परेशान हैं, आपको लगता है कि ये समस्या है, बिल्कुल, तो मैं जो मेरी विद्या है तो मैं आपको बता दूंगा कि इस देवता के पास जाइए। सही बात है, ये आपकी मदद करेंगे। देखिए जैसे थोड़ा 2 मिनट जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ही राशियां हैं, 12 ही भाव है। बिल्कुल। तो 13 ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है? तो इसका मतलब शिव से बड़ा ज्योतिष कोई नहीं है। तो शिव से बड़ा ज्योतिष क्यों नहीं है? घुमा के वहीं आए 12 राशियां, 12 ही समस्याएं, 12 ही समस्या है। 12 से बढ़कर तेरी भी समस्या नहीं है। हाँ उनके आगे डिपार्टमेंट है। जैसे आपने बोला कि घुटने का ऑपरेशन करना है, तो एक बंदा बोला कि मैं घुटने का ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन है तो घुटना ही ना। तो आपका यदि आप रोग ऋण शत्रु से परेशान है, कर्ज से परेशान है, तो छठे घर में जो ज्योतिर्लिंग बैठे होंगे, तो यदि वहां पर जाकर और वहां पे कौन सा ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह से आपको अभिषेक करवाना है, तब जाके आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप सब नहीं देखो केदार जी जा रहे हैं, अरे भैया मालूम तो कर लो, जाना है मालूम तो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि केदार जी मत जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अमरनाथ जी मत जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा सोमनाथ जी मत जाओ। तो पहले वहां जाओ जहां पर काम हो, आपका काम अभी आपको जरूरत है, वो चीज पूरी हो, वो चीज आपकी पूरी हो। यही आपको एस्ट्रोलॉजी बता रही है। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जो आज मतलब ज्ञान का भी बहुत डीप डाइव किया है हमने इसमें,
मतलब बहुत चीज़ मेरे को सीखने को मिली है और मुझसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को सीखने को मिली होगी जो आपने आज बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता ही है हमेशा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव में आज का वीडियो हुआ है। आप अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपको भी बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू।